ट्यूटोरिया का सेट नंबर कितना है? सेट नंबर 2। कितना सेट नंबर है? ट्यूटोरिया का सेट नंबर आपका बात करेंगे तो ये 2 नंबर सेट है। ठीक है, प्रश्न कहाँ से रहेंगे? हिस्ट्री के प्रश्न होंगे, एनसीईआरटी हिस्ट्री के 80 प्रश्न होंगे। 20 प्रश्न की बात करेंगे आपको करंट अफेयर्स के होंगे, जो कि 8 तारीख से लेकर 14 जनवरी तक के होंगे। ठीक है, ध्यान में रखना सारे के सारे प्रश्न होंगे किससे? तो क्लास 8 के इतिहास की पुस्तक से सारे के सारे प्रश्न हैं। ठीक है, इसी क्रम में पहला प्रश्न क्या कह रहा है, जरा इस पे ध्यान फरमाइए। ठीक है, पहला प्रश्न के लिए भारतीय इतिहासकारों के द्वारा वर्णित इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, प्रश्न क्या है? भारतीय इतिहासकारों के द्वारा वर्णित इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय इतिहास को आमतौर पर मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांट कर देखते हैं। इतिहास को इन खंडों को बांटने की यह समझ पश्चिम से आई है। बताना है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है। ठीक है, बताना है कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो दोनों दोनों को दोनों सही स्टेटमेंट की बात करेंगे, दोनों को दोनों। ठीक है, ध्यान रखें, है। दोनों को दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। ठीक है, कोई भी गलत नहीं है, क्योंकि आपको ध्यान में रखना है भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटते हैं। ठीक है, एनिसेंट की बात करेंगे, ठीक है, मेडिवल की बात करेंगे, और क्या होगा तो आपका मॉडर्न होगा। ठीक है, ये बांटने की परंपरा की बात करें, कहाँ से आई? वेस्ट से आई है। कहाँ से आई है? वेस्ट से आई है, मतलब पश्चिम की दी हुई ये विद्या है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन का आंसर आपका दोनों होगा। ठीक है, आधुनिक समाज की विशेषताओं में क्या सम्मिलित है? ठीक है, आधुनिक समाज की विशेषताओं में क्या सम्मिलित है? ठीक है, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता की बात करेंगे है। ठीक है, समानता की बात करेंगे है, और अच्छा, डेमोक्रेसी लोकतंत्र की बात करेंगे है। ठीक है, सामंती व्यवस्था आपको आधुनिक समझ में आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1, 2, 4 होगा। ठीक है, सामंती व्यवस्था जस्ट लाइक, अगर आसान आसान तरीके से समझना तो सामंती व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं, यूरोप की देन है। ठीक है, कहाँ की देन है? पश्चिमी सभ्यता की देन है। ध्यान में रखेंगे, हमारे यहाँ इसी तरह की व्यवस्था थी, जिसको हम लोग जमींदारी व्यवस्था के तौर पे नाम से जानते थे। ठीक है, तो ये आधुनिक व्यवस्था नहीं है। आपको पता होना चाहिए पूरी तरीके से क्या होगा, इसका उन्मूलन हो चुका है, समाप्त हो चुका है। हम लोग एक समाजवादी देश में रहते हैं, जिसकी पहचान स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र से होती है। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे। रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान को नक्शे तैयार करने का काम किसे दिया था? किसे दिया था बताइए, क्वेश्चन पूछा हुआ है, किसे दिया था? रैनले को दिया था। किसने दिया था? रैनले को दिया था, जेम्स रैनले को दिया था क्लाइव साहब ने। क्लाइव साहब ने क्या दिया था? तो भाई साहब, क्लाइव साहब ने इनको बोला नक्शा तैयार करो। ठीक है, क्लाइव को क्या बोला जाता है? ठीक है, स्वर्ग लोक से उतरा हुआ सेना नायक, क्या बोलते थे? स्वर्ग लोक से उत्पन्न, स्वर्गलोक से उत्पन्न सेना नायक किसे बोलते थे? तो क्लाइव को बोलते थे। किसे बोलते थे? क्लाइव को कहा जाता था स्वर्गलोक से उत्पन्न सेना नायक। ठीक है, क्लाइव से आप प्रश्न क्या बनेगा तो ध्यान में रखना है, आपका हुआ था 1757 की लड़ाई हुई थी, प्लासी की लड़ाई, उसमें नेतृत्व कौन कर रहा था? ठीक है, क्लाइव कर रहा था। ठीक है, इलाहाबाद की संधि में कौन था? तो इलाहाबाद की संधि में भी रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक है, ध्यान में आपको ये सारे प्रश्नों को ध्यान में रखना है। जेम्स मिल ने क्या किया था? भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा था। ठीक है, इसने बोला था भारतीय इतिहास जो है 3 भाग में बांटेंगे। उसने बोला था, एक बोला भारतीय समाज को 3 भागों में बांटा था, एक हिंदू, ठीक है, एक हिंदू, एक मुसलमान, और दूसरा क्या होता है? ब्रिटिश। ठीक है, हिंदू, मुसलमान और ब्रिटिश में बांटने का काम किसने किया था? जेम्स मिल ने किया था। अब आते हैं 1929 की आर्थिक महामंदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अमेरिकी शेयर बाजार में बड़ी मात्रा में बिकवाली के कारण, ठीक है, दिवालिया के कारण आर्थिक मंदी की शुरुआत हुई। ठीक है, बिल्कुल सही है, किसी भी तरह का गलती नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और अमेरिकी महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पे पड़ा। तो दोनों को दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। ठीक है, 1900 जब भी आर्थिक नीति आए, आर्थिक मंदी आई, ठीक है, तो कहाँ से आई? अमेरिका से ही आपको आर्थिक मंदी आपको देखने को मिली है। ठीक है, अमेरिका में 1929 की आर्थिक मंदी आई। आर्थिक मंदी इतनी खराब थी, इतनी खराब थी, जैसे अमेरिकी अर्थव्यवस्था का अमेरिका में जो आर्थिक मंदी आई, इसकी वजह से मतलब पूरा दुनिया में इसका असर आपको देखने को मिला। ठीक है, तो कोई भी दुनिया जो था, दुनिया का कोई भी देश जो था, तो इस आर्थिक मंदी से क्या हुआ, बच नहीं पाया। ठीक है, लेकिन जो सबसे बड़ी व्यापक असर आपको देखने को मिली, जर्मन अर्थव्यवस्था पे देखने को मिली। जर्मन अर्थव्यवस्था की स्थिति इतनी खराब हो गई, वहां पे एक मुद्रा चलता था जिसका नाम था जर्मन मार्क। क्या नाम था? जर्मन मार्क। क्या नाम था मुद्रा का? जर्मन मार्क नाम था। क्या नाम था उसका? जर्मन मार्क था। बहुत सारे मार्क देने के बाद मतलब वहां पे डबल रोटी मिलती थी। ठीक है, और इसी के दौरान क्या होता है, इन्हीं सब रीजन की वजह से जर्मनी में किसका उदय होगा? तो हिटलर का उदय होगा। ठीक है, हिटलर ने इन्हीं सब चीजों की स्थिति का फायदा उठाते हुए, ठीक है, जर्मनी के सत्ता पे क्या किया? अधिकार किया। ठीक है, इस समय हिटलर पावरफुल हो जाता है। 1933 में आके हिटलर जो था, जर्मन का मतलब क्या बनता है?
एक तरह से देखेंगे तो चांसलर भी बन जाता है, और कुछ दिन के बाद राष्ट्रपति की भी शक्ति जो होती है उसी का अधीन आ जाती है। मतलब 32-33 के आसपास में हिटलर काफी अपने चरम उत्कर्ष पे होता है। उसकी पार्टी का नाम क्या होता है? नाजी पार्टी। तो 1929 की आर्थिक मंदी का सबसे व्यापक असर जो पड़ा आपको, अमरीकी अमरीकी महामंदी का सबसे व्यापक असर जर्मनी पे पड़ा, ठीक है। इसी समय आएंगे जो राष्ट्रपति आएंगे इन सारे चीजों से निकालने के लिए, वो आएंगे रूजवेल्ट साहब, ठीक है। और कौन सी पॉलिसी लेकर आते हैं? न्यू डील, ठीक है। कौन सी पॉलिसी लेकर आते हैं? न्यू डील, जिसको बोलते हैं नई आर्थिक नीति, ठीक है। 1946 में दिल्ली में पुलिस हड़ताल का मुख्य कारण क्या था? कम वेतन, खराब भोजन, या फिर दोनों, या फिर स्वतंत्रता आंदोलन में समर्थन में? क्या रीजन था दिल्ली में हुआ जो, ठीक है, दिल्ली में जो 1946 में पुलिस हड़ताल होता है उसका रीजन क्या था? कम वेतन और खराब भोजन जो था, इसका सबसे बड़ा रीजन था, ठीक है। आप दिल्ली में जाओगे तो हमें 2000 से ज्यादा पुलिस वालों ने कम वेतन और कम वेतन और खराब भोजन के कारण मतलब क्या किया इन्होंने, मतलब क्या किया, हड़ताल कर दिया, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। और बहादुर शाह जफर के बेटों बेटों को किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया? तो उसका नाम था हडसन, नाम था, क्या नाम था उसका? हडसन नाम था, हटसन। ठीक है। बहादुर शाह जफर के बेटों को किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया? तो हडसन ने गिरफ्तार किया, ठीक है। गिरफ्तार भी करता है, साथ में मृत्यु दंड का भी मतलब क्या करता है? सजा देता है, ठीक है। बाद में कहीं निकलसन की बात करेंगे। 1857 के विद्रोह के दौरान एक अधिकारी का नाम था जिसका नाम था निकोलसन, क्या नाम था? निकोलसन, ठीक है। निकोलसन की हत्या हो गई थी, ठीक है। दिल्ली में कब्जा करने के दौरान में निकोलसन की क्या हो जाती है? हत्या हो जाती है। दिल्ली में कब्जा करने का मुख्य श्रेय किससे जाता है? हडसन को जाता है, ठीक है। तो हडसन ने गिरफ्तार किया था। अब बहादुर शाह जफर की गिरफ्तार करने की बात करेंगे तो बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कहाँ से किया जाता है? तो हुमायूं के मकबरा के पास से बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया जाता है, ठीक है। आप चलते आगे। वाणिज्य कंपनियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वाणिज्य कंपनियों का मुख्य लक्ष्य प्रतिस्पर्धा से बचकर मुनाफा कमाना था। वो सस्ती चीजें खरीद कर उच्च कीमतों पर बेच देती थी, ठीक है। अगर पूछेगा कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो कॉमन सेंस की बात है, दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही है। अभी भी वाणिज्य कंपनी का लक्ष्य क्या होता है? तो मुख्य प्रतिस्पर्धा से बचना और अधिक से अधिक मुनाफा कमाना, ठीक है। वो सस्ती चीजों को अभी भी खरीदते हैं, उनको उच्च कीमत पे मतलब क्या करते हैं? बेचते हैं। लेकिन ये मुख्य घटना जो है औद्योगिक क्रांति के समय की है। कब की घटना की है? ये सारी चीजें जो चल रही थी, कब चल रही थी? औद्योगिक, ठीक है। औद्योगिक क्रांति के दौरान की सारी की सारी चीजें जो थी चल रही थी, ठीक है। अब आते 8 नंबर प्रश्न आते हैं। 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है, जरा इसको देखिएगा, ठीक है। 8 नंबर की बात करेंगे। अब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को कंपनी के बीच में टकराव क्यों हुआ, ठीक है। तो टकराव होने का सबसे बड़ा रीजन था फरमान का दुरुपयोग, ठीक है। क्या किया गया था? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच में टकराव का मुख्य कारण था फरमान का दुरुपयोग। फरमान क्या होता है? देखता है राजा का आदेश था, ठीक है। मुगल बादशाह से फरमान प्राप्त करने के पश्चात कंपनी के अधिकारी केवल कंपनी की नहीं बल्कि स्वयं के लिए भी व्यापार करना शुरू करते थे। ये कंपनी का, इनको फरमान क्यों दिया गया था? कंपनी के व्यापार के लिए, ठीक है। तो कंपनी के व्यापार के पैरेलल में ये स्वयं के भी व्यापार करते, मतलब कंपनी के 500 का सामान जा रहा है ना, तो उसमें से अपना 100 रुपया का सामान डाल देते थे। व्यापार तो कंपनी के लिए फरमान मिला है, इस पे टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन ये आपस में जो व्यापार कर रहे हैं इन पे भी मतलब क्या करते हैं? मनमानी करते थे। इसीलिए मतलब क्या किया, दोनों के बीच में टकराव होता है। और इसी टकराव को देखने के लिए आप देखोगे 1700 कौन सी काल कोठरी की घटना होती है, जाके बड़ा सा सेना लेकर जाता है, क्या नाम है, सिराजुद्दौला, और हुगली नदी के तट पे जाके अंग्रेजों को मतलब क्या करता है, सबको गिरफ्तार कर लेता है, ठीक है। उसके बाद 57 में प्लासी की लड़ाई होती है, ठीक है। 9 नंबर प्रश्न देखेंगे। सिराजुद्दौला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1756 की ईस्वी में मुर्शीद कुली खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला जो था बंगाल के नवाब बना, बताना है, तो ध्यान में इसको रखना है। तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। मुर्शीद कुली खान की मृत्यु के बाद नहीं बना था, अपने नाना अलवर्दी खान की मृत्यु के बाद बना था। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। किसके मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला नवाब बना था? ठीक है, अलवर्दी खान की अलवर्दी मृत्यु के बाद। खान के किसके? बाद। अलवर्दी खान जो थे इसके नाना जी थे, ठीक है। अपने नाना जी की मृत्यु के बाद क्या होता है? बंगाल का नवाब बनता है। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में राजस्व के लेकर विवाद था, बिल्कुल। सिराजुद्दौला का रॉबर्ट क्लाइव के साथ 1757 की ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ, बिल्कुल। 2 और 3 स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है भाई? तो ध्यान में रखना है। तो पहला स्टेटमेंट गलत होने का रीजन क्या है? यहाँ पे मुर्शीद कुली खान की जगह पे क्या होगा? अलवर्दी खान होगा, ठीक है। ध्यान में रखना है, ठीक है। मुर्शीद कुली खान की अगर मृत्यु बोलेगा ना, तो प्लासी की लड़ाई से आई थिंक उनका मृत्यु बहुत पहले हो गया, 1727 में हो गया था, ठीक है। प्लासी की लड़ाई से 30 वर्ष पहले जो था मुर्शीद कुली खान की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। सिराजदौला की हार का प्रमुख कारण क्या था? तो सबसे बड़ा कारण की बात करेंगे तो उसका सेनापति जो था, ठीक है, मीर जाफर का गद्दारी, ठीक है, मतलब धोखेबाजी जो था, मीर जाफर जो था ब्रिटिश से जाके मिल गया, ये सबसे बड़ी उसकी हार का कारण था, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्लासी की युद्ध के पश्चात उत्पन्न परिस्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
कंपनी ने बंगाल का प्रशासन नहीं संभाला क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार फैलाना था। बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। स्टेटमेंट की बात करेंगे तो क्या स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है? ठीक है। सिराजदौला को मार दिया गया और मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया गया। तो ये दूसरा वाला स्टेटमेंट की बात करेंगे, गलत है। गलत ही चुनना है ना, तो दूसरा जाफर वाला स्टेटमेंट बनेगा। गलत है। हाँ सिराजदौला को मार के मीर कासिम को नहीं, किसे, मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया, देवियों और सजनों। ठीक है। जबकि कंपनी ने बंगाल का प्रशासन नहीं संभाला, वहां पे क्या किया, अपनी कठपुतली को बैठा दिया। और उसने मतलब क्या किया, मुख्यतः उसका उद्देश्य की बात करेंगे तो प्रशासन को संभालना नहीं, अपने व्यापार को फैलाना था। ठीक है। शासन करके ही क्या कर लेते, जो व्यक्ति को बनाए वो भी तो उन्हीं का कठपुतली है ना। शासन करने से जो फायदा होता वो तो सब तो उसको मिल ही रहा था। दूसरी बात, जनता का विद्रोह से भी बचा हुआ रहा। ठीक है। मुगल कहीं, ब्रिटिश कहीं भी मतलब अधिकार तो करेंगे, वहां पे खुद रूल नहीं करेंगे। वहां पे क्या करेंगे, किसी कठपुतली शासक को बैठा देंगे। रीजन क्या है, कि जनता विद्रोह नहीं करेगी। जनता को तो लगेगा से हमारे ही लोगों के बीच में से शासक बना हुआ, लेकिन वो आदमी किसका, ब्रिटिश का। अगर ब्रिटिश खुद वहां पे रूल करना चाहेंगे तो उनको पूरा प्रशासन लगाना पड़ेगा, सब कुछ लगाना पड़ेगा, व्यापार नहीं कर पाएंगे। और सबसे पहली बात, जनता विद्रोह कर देगा, क्योंकि जनता विदेशी ताकत को, ठीक है, बर्दाश्त नहीं करती। ठीक है। इसलिए सब जगह पे क्या करेगा, अपने कठपुतली को बैठा के चलेगा। तो इसका स्टेटमेंट दो गलत है, पहला सही है। 1764 में बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? ठीक है। अगर पूछेगा 1764 के बक्सर की लड़ाई जिस समय होती है, उस समय बंगाल का नवाब अगर आपसे अगर पूछेगा तो ध्यान में रखिएगा, वहां पे मीर जाफर जाफर था। था। ठीक है। मीर जाफर था, क्योंकि पहले मीर जाफर को बनाया गया, फिर मीर कासिम को बनाया गया, फिर मीर जाफर को बनाया गया। ठीक है। तो बक्सर की लड़ाई में जी इनमें से कौन साथ दे रहा था? तब मीर कासिम जो था, त्रिगुट सेना जो बनी थी उसमें मीर मीर कासिम था, और कौन था, सुजाउदौला था त्रिगुट सेना में। ठीक है। अवध का नवाब था ये और सुजाउदौला। अवध के और साथ में कौन नवाब था, मुगल शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। ठीक है। क्या शाह नाम था आलम उसका? द्वितीय। शाह आलम। शाह आलम की बात करेंगे, शाह आलम सेकेंड। ये तीनों जो थी आपस में ब्रिटिश सेना के साथ लड़ रही थी, लेकिन अंतिमतः इनको पराजय मिला। अगर पूछेगा सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो सेना का नेतृत्व शाह आलम कर रहा था। ठीक है। ध्यान में रखेंगे। बक्सर के युद्ध के समय निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बक्सर की लड़ाई में केवल अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच हुई, तो गलत है ये। बक्सर के युद्ध के पश्चात मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल के दीवानी और फौजदारी अधिकार दे दिए। ठीक है। तो जी 13 जी नंबर स्टेटमेंट की बात जी। करें तो वो भी गलत है। ठीक है। केवल दीवानी अधिकार दिए थे, फौजदारी अधिकार नहीं मिला था। ठीक है। क्या मिला था, केवल के केवल दीवानी अधिकार मिला था। ठीक है। फौजदारी अधिकार नहीं मिला था। फौजदारी अधिकार किसके पास था, नवाब के अधीन था। ठीक है। इसी को बोलते हैं द्विशासन, इसी को बोलते हैं डायरकी, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, द्वैध शासन की शुरुआत यहीं पे मानी गई। क्या हो गया, द्वैध शासन की शुरुआत की बात करेंगे तो यहीं से मतलब प्रारंभ हो गई, क्योंकि दीवानी अधिकार किसके पास, रुपया पैसा किसके पास, कंपनी के बस। कंपनी के कंपनी के पास। ठीक है। और प्रशासन चलाएगा, रख रखाव, इन सब का ध्यान कौन रखेगा, तो नवाब रखेगा। तो इसी नवाब। को बोले दो तरह का शासन का प्रारंभ क्या होता है। तो दोनों को, दोनों स्टेटमेंट क्या हो गया आपके यहाँ पे गलत हो गए। कोई भी कथन यहाँ पे सही नहीं है। ठीक है। समझा। अब चलेंगे हम लोग कितने नंबर प्रश्न देखेंगे, 14 नंबर क्वेश्चन। ठीक है। सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सहायक संधि अपनाने वाली रियासतों के अपनी स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं होता था। ठीक है। तो ये बात की बात करेंगे, बिल्कुल सही स्टेटमेंट, वो अपने स्वतंत्र सेना नहीं रख सकते थे। ठीक है। सहायक संधि अपनाने वाले रियासतों को कंपनी द्वारा सुरक्षा दी जाती थी, बिल्कुल कंपनी उनको सुरक्षा देती थी। ठीक है। सुरक्षा के निर्धारित रकम नहीं चुकाने पर कंपनी उनके द्वारा रियायत का इलाका अपने कब्जे में ले लेती थी। ये भी सही है। आपके सारे के सारे स्टेटमेंट देवी और सजनों क्या है, सही है। ठीक है। ध्यान में रखेंगे। क्लियर, ध्यान में रखना है। ठीक है। अब हम लोग चलेंगे यहाँ पे कुछ चीजों को हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है। क्या देखेंगे से, यहाँ पे हम देखेंगे सहायक संधि। अब सहायक संधि क्या किया जाता है, भारतीय राजाओं के साथ सहायक संधि किया जाता था। और सहायक संधि के दौरान उनसे प्रॉमिस किया जाता था से हम आपके राज्यों को क्या करेंगे, सुरक्षा करेंगे, और हमारी सेना जो रहेगी आपके राज्यों में रहेगी। ठीक है। क्या रहेगी, हमारी सेना आपके राज्यों में रहेगी, लेकिन इस सेना को सैलरी कौन देगा, तो सैलरी ब्रिटिश नहीं देंगे। सैलरी कौन देंगे, जिस राज्य में सेना रहेगी उस संबंधित राजा उसको सैलरी देंगे। लेकिन सेना किसके निर्देश का पालन करेगी, तो सेना जो है कंपनी का या फिर ब्रिटिश का निर्देश का पालन। देख रहे कितनी हाइपोक्रेसी है। ठीक है। दूसरी बात, जो भारतीय राजा जो थे किसी के साथ संधि नहीं कर सकते थे। ठीक है। किसी को दोस्त नहीं बना सकते, किसी के साथ युद्ध नहीं कर सकते, किसी विदेशी को नौकरी तक भी नहीं रख सकते थे। इनसे भी मन नहीं भरता था तो ब्रिटिश क्या करती थी, एक रेजिडेंट को बैठा देती थी। क्या करती थी, रेजिडेंट को बैठा देती। ठीक है। रेजिडेंट क्या होता था, एक तरह से समझिए ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक तरह से ये क्या होता था, अगुवा होता था। मतलब सारे फैसले जो होता था एक तरह से कौन लेता था, यही लेता था। मतलब यहाँ पे शासक क्या हो गया, केवल नाम मात्र का हो गया,
कठपुतली हो गया, ना तो सेना को आदेश दे सकता है, ना तो किसी से संधि कर सकता है, ना तो किसी से मित्रता कर सकता है, ना तो किसी को नौकरी पे ले सकता है। सारे महत्वपूर्ण फैसले कौन ले रहे हैं राज्य से संबंधित? ब्रिटिश का रिप्रेजेंटेटिव, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिडेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही खराब चीज था। हैदर अली की मृत्यु किस आंगल मैसूर में हुई? ठीक है, तो हैदर अली की मृत्यु की बात करेंगे तो दूसरा वाला में। 1784 में होती है। कब होती है? 1784 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, ध्यान में रखेंगे। तो सॉरी, 1784 नहीं, 1782 में, क्योंकि दूसरा वाला जो चला था 1780 से लेके 1784 तक चला था। ठीक है, तो दूसरा वाला में कभी नेतृत्व का पूछेगा ना, तो उसमें हैदर भी नेतृत्व करता है और साथ में टीपू भी नेतृत्व करता है। ठीक है, दोनों को दोनों नेतृत्व किया, मतलब 1780 से लेके, अगर आपसे कोई पूछेगा तो 1780 से लेके 1782 में युद्ध का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो हैदर साहब। ठीक है, कौन कर रहा था? हैदर साहब। ठीक है, 80 से लेके 82 तक नेतृत्व कौन कर रहा था? तो टीपू कर रहा था। तो दूसरा अंगल मैसूर युद्ध में क्या होता है? हैदर की मृत्यु हो जाती है। इसी दौरान एक लड़ाई होती है, इसको बोलता है बैटल ऑफ पेट्रोनोवा। क्या बोलता है? बैटल ऑफ पोट्रोनोवा, जिसको बोलते हैं पोट्रोनोवा की लड़ाई बोलती है। क्या बोलते हैं? पोट्रोनोवा की इसको लड़ाई बोलती है, जो कि होता है 1781 में। इस लड़ाई में क्या होता है? हैदर मतलब क्या होता है? पराजित होता है। क्या होता है इस लड़ाई में? हैदर की मतलब क्या हो जाती है? पराजय होती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब पूछेगा टीपू की मृत्यु किसमें होती थी? चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध में टीपू की मृत्यु होती है 1799 में। ठीक है, अब यहाँ पे चलेंगे आगे, प्रश्न देखेंगे 16 नंबर। ठीक है, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ इनमें से कौन से कदम उठाए? तो 1786 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने अपने रियायतों के अंतर्गत पड़ने वाले बंदरगाहों के चंदन की लकड़ी, काली मिर्च, इलायची के निर्यात पर रोक लगा दिया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे चलेंगे तो यहाँ पे देखेंगे उसने उसने फ्रांसीसी व्यापारी के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित किए। ये बात सही है कि नहीं? बिल्कुल ये हाँ, सही है। ठीक है, ये पहला वाला गलत है, 1786 में नहीं किया था। ठीक है, 1785 में किया था। कब किया था? 1785 में किया था। फ्रांसीसियों की मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। बिल्कुल, फ्रांसीसियों की मदद से अपनी सेना के आधुनिकीकरण भी उसने किया था। ठीक है, अगर टीपू की बात करेंगे तो इनकी मित्रता उन सबसे थी जो कि ब्रिटिश के शत्रु हुआ करते थे। इनकी मित्रता फ्रांस से थी। इनकी मित्रता ऑटोमैन एम्पायर से थी, मतलब जो तुर्की जो अभी का आप जानते हैं उनसे थी। इनकी मित्रता की बात करेंगे, और भी सीरिया वगैरह से भी इसने दोस्ती कर रखा था, और सबके माध्यम से ये पत्राचार करता था, तो सबसे बातचीत इसकी होती रहती थी। ठीक है, तो इसने यहाँ पे 1785 में जो इनके इनके बंदरगाह से जो चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का जो व्यापार जो होता था, उनपे इसने क्या किया? रोक लगा दी। इससे ब्रिटिश काफी अधिक इनसे नाखुश थे। 1799 में टीपू के हार के परिणाम संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू मारा गया। ठीक है, बिल्कुल, टीपू जो था श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए मारा गया। जब मारा जाता तो वैडियार वंश के हाथों में मैसूर की सत्ता चली गई। बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पे मैसूर की पर सहायक संधि थोप दी गई। बिल्कुल, तब मैसूर पे सहायक संधि थोपा गया। ठीक है, 1799 में मैसूर के साथ टीपू के मरने के बाद सहायक संधि किया जाता है। वैडियार वंश को हटा के ही मतलब मैसूर की नींव रखी थी हैदर अली ने। फिर से वैडियार वंश को वहां पे आ जाता है, एक शासक बना दिया जाता है, जो कि काफी कम उम्र का बच्चा होता है, जिसको बोलते हैं चिक्का कृष्णदास। कृष्णदास थ्री था। ठीक है, कौन था? कृष्णदास कौन था? थ्री था। इसको शासक बना दिया जाता। श्रीरंगपट्टनम जो था राजधानी था, वो क्या, तो उसकी रक्षा करते हुए टीपू मारा जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं थोड़ा सा मैसूर के युद्ध के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे जो युद्ध जो होती है, एक युद्ध होती है 1767 से लेके 1772 तक। इसमें हैदर की जीत मानी जाती है, क्योंकि संधि की शर्तें जो थी हैदर के अनुसार हुई थी। ठीक है, 1780 से लेकर 84 तक की बात करेंगे, कोई भी पक्ष में कोई विशेष जीत नहीं जीता। ठीक है, 1790 से लेकर 92 तक की बात करेंगे, इसमें टीपू के साथ बहुत ही अपमानजनक संधि की गई। ठीक है, बहुत सारे 2 करोड़ रुपया भी लिया गया, उसके बेटों को रखा गया, इन सब की गई। ठीक है, और 1799 में चौथा हुआ, इसमें तो टीपू मारा ही गया। ठीक है, इस तरीके से मैसूर की कहानी क्या होती है? समाप्त हो जाती है। तो इसका तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो था आपका, ऑल स्टेटमेंट ट्रू। सर्वोच्चता का सर पहले वाले में ट्रीटी ऑफ पेरिस किया था। ट्रीटी ऑफ पेरिस पहले वाले में। मद्रास, नहीं, पहले वाले में एम मद्रास की एम संधि हुई एस। थी। ठीक है, मद्रास, मैंगलोर, मोस्टली बट मद्रास है, श्रीरंगपट्टनम, मद्रास है, मैसूर। मैंगलोर ठीक से है, संधि हुई थी ना। मैंगलोर तो ठीक तो लिख रहे थे, मैंगलोर हाँ, है। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम, और अंतिम वाला में कोई संधि नहीं होता है। ठीक है, एमएमएस है, मद्रास है, मैसूर है, श्रीरंगपट्टनम है। ठीक है, कोई मैसूर का संधि नहीं होता, मैसूर तो राज ही था, मैसूर का संधि कौन होगा? ठीक है, आप चलते हैं सर्वोच्चता का नीति का किसके द्वारा आरंभ किया गया। ठीक है, सर्वोच्चता का नीति मतलब पॉलिसी ऑफ सुप्रीमेसी कहते हैं।
ठीक है, किसने नेतृत्व किया, ठीक है, डी ने। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, किसने किया, लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा सर्वोच्चता की नीति का पालन किया गया था, ठीक है। इसमें क्या होता है, कंपनी का दावा था कि उनकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए भारतीय राज्यों से ऊपर है, अपने हितों की रक्षा के लिए भारतीय रियासतों का अधिग्रहण या, ठीक है, उसके अधिग्रहण करने की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती है। यह सोच बाद में अंग्रेजों की नीतियों में दिखाई दे रही थी, ठीक है। इसको बोलते हैं सर्वोच्चता की नीति, जो कि लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मतलब क्या किया था, प्रारंभ किया था। इट्स नॉट वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है। सर घेरे की नीति किन का था? वेलेस्ली के बाद यही था ना सर, वेलेस्ली के बाद। एक वो था ना हाँ, घेरे फेंसिंग का इसी का था, ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे देखेंगे एक प्रश्न और भी है, जैसे कि रानी चेन्नम्मा का संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। रानी चेन्नम्मा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर। रानी चेन्नम्मा का संबंध कर्नाटक से था, बिल्कुल कर्नाटक से था। रानी चेन्नम्मा अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन करने वाली पहली शासका थी, नहीं अहिंसक नहीं थे, आंदोलन में गलत खूब है। मारपीट हुआ था, इसलिए हिंसक हो जाएगा, ठीक है। 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया, 1829 में जेल में उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो ये भी था, इन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ हथियार उठा लिए, ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने आंदोलन मतलब छोड़ दिया था, तो ये क्या हो गया, अहिंसक नहीं क्या हो गया, हिंसक हो गया, ठीक है। हाँ, इनका संबंध जो था कहाँ से था, तो इनका संबंध जो था कहाँ से था, कर्नाटक से था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 1830 में इनको फांसी पे लटका दिया गया था, ठीक है। 1829 में जेल में इनकी मृत्यु की हुई। 1800 हाँ, इनका एक चौकीदार था, ठीक है, हाँ, इनका एक ना चौकीदार था, ठीक है, इनका नाम था रायन्ना, क्या नाम था, रायना, रायन्ना, ठीक है। इन्होंने इनका विद्रोह को जारी रखा, फिर 1830 में इसको भी पकड़ के हत्या कर दी जाती है, ठीक है। और दो लोग थे, एक रायना था, एक संगौली, ठीक है, इसका नाम याद रखिएगा, रायना और संगौली। तो इनके विद्रोह के बाद में इन्होंने क्या किया था, जारी रखा था। कंपनी ने सिंध पे किस वर्ष कब्जा किया, ठीक है, तो कंपनी ने सिंध पे कब्जा किया था एलन वरो के 1843। शासनकाल में, 1843 में, ठीक है। और ध्यान में रखिएगा, इसका नेतृत्व जो कर रहा था, नेपियर कर रहा था, ठीक है। किसके नेतृत्व में सिंध पे कब्जा किया गया, चार्ल्स नेपियर, ठीक है। और चार्ल्स नेपियर ने सिंध के बारे में कहा था, मैं मानता हूं कि सिंध पे कब्जा करना एक अनैतिक होगा, दुराचारी होगा और गलत काम होगा, लेकिन फिर भी हम इसको करेंगे, ठीक है। ये कथन किसका है, तो चार्ल्स नेपियर का है, ठीक है। तो सिंध पे कब्जा एलन वरो के शासनकाल में 1843 में किया गया, और उसका नेतृत्व कौन कर रहा था, चार्ल्स नेपियर, ठीक है। एलन वरो के शासनकाल में जो भी प्रमुख घटना होती है वो 43 में ही होगा, ठीक है। सहायक संधि के बारे में आपको चीजों को मिलान करना है, तो मिलान कीजिए। तो सबसे पहले आप देखोगे सतारा के साथ जो सबसे पहले 1848 है, ठीक है, सतारा आई थिंक पहला था, ठीक है। उसके संबलपुर के साथ 1850 हो जाएगा। उदयपुर के साथ मतलब क्या हो जाएगा, उदयपुर के साथ मतलब 1852 है, और नागपुर के साथ मतलब 1853 है, ठीक है। नागपुर, झांसी के साथ कब है, तो झांसी के साथ भी 1853 ही झांसी के साथ होगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। हाँ, अवध के साथ कब होगा, तो 1856 किसके साथ होगा, अवध के साथ होगा, ठीक है। अवध के बारे में कहा जाता है ये एक ऐसा चेरी है जो कि एक दिन हमारे ही मुंह में आके गिरेगी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इनको राज्य को हड़प लिया जाता है अवध को 1856 में, ठीक है, लेकिन 1801 में ही अवध पे सहायक संधि लाद दिया गया था, ठीक है। यही सब रीजन जो था कि 1857 के विद्रोह के रूप में आपको देखने को मिला, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आई थिंक डी, नहीं, अवध के अधिग्रहण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। अंग्रेजों ने अवध की जनता को कुशासन को आजाद कराने का तर्क देके अवध का अधिग्रहण किया, बिल्कुल बोला था, कुशासन पे, ठीक है। क्या किया गया, कुशासन चल रहा अवध में, इसलिए कुशासन के आधार पर मतलब क्या किया, अवध को अपने राज्य में क्या करता है, मिला लेता है, ठीक है। और ये कुशासन का रिपोर्ट जो था उसे आउटरम ने तैयार किया था, किसने तैयार किया था, ये भी पूछा जाता है, कुशासन का रिपोर्ट किसने तैयार किया था, तो आउटरम ने, जेम्स आउटरम ने तैयार किया था, ठीक है। जेम्स आउटरम कौन थे, तो जेम्स आउटरम जो तो आप रेजिडेंट थे, क्या थे, रेजिडेंट जो थे जेम्स आउटरम, होता था ना जो सहायक संधि जिस राज्य के साथ की जाती तो वहां पे रेजिडेंट बैठाने का नियम था ना, तो जेम्स आउटरम की बात करें क्या था, वहां पे रेजिडेंट हुआ करता था, ठीक है। अगर बात करूं कैंपेबल की, तो जिस समय इस पे सहायक संधि लादा गया था, उस समय जब इसको मिलाया गया, मतलब इसको 1856 में मिला लिया गया ना, तो उस समय वहां पे कैंपेबल रेजिडेंट था। ये सब ये आपको सोल्यूशन में नहीं मिलेगा, लेकिन पूछता है कभी कभी, बता देता हूँ, आई थिंक सोल्यूशन में होगा भी नहीं है, ठीक है। तो कैंपेबल था जिस समय इसको मिलाया गया, आउटरम जो था वो भी रेजिडेंट रह चुका था, आउटरम के बाद ही कैंपेबल आया था। और अवध का जब यहाँ पे उसको जब मिलाया गया ब्रिटिश साम्राज्य में, तो वहाँ का शासक जो था वाजिद अली से था, वाजिद अली शाह को, ठीक है, वाजिद अली शाह को निर्वासित जीवन जीने के लिए कलकत्ता भेज दिया गया था। कहाँ भेज दिया गया था, कलकत्ता। सुसाइड भी कर लिए थे क्या वाजिद अली?
ये नहीं पता है सुसाइड किया था कि नहीं, लेकिन कलकत्ता गया था, ठीक है, इतना ध्यान रखिए। सुसाइड के बारे में नहीं पूछा, ये पूछा कहाँ निवासी जीवन जीने के लिए भेजा गया था, कलकत्ता। अवध पर 1801 में, ठीक है, 1801 में सहायक संधि थोपी गई थी, बिल्कुल ठीक है। जनता अवध के नवाब से परेशान थी, अतः उन्हें अधिग्रहण का विरोध बड़े स्तर पर नहीं किया, गलत है। ये जनता ने गलत है। एक्चुअली में जनता रोया था, ठीक है। जनता काफी दिन तक अवध की जनता रो रही थी, क्योंकि वाजिद अली शाह और उनसे बहुत प्यार करती थी। तो एकमात्र ऐसा राज्य था जहाँ की जनता जो थी बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी, और जनता रोई थी, वो अवध की जनता थी, ठीक है। ध्यान में इसको रखेंगे। आप अदर किताब में इतना डिटेल्स पे तो नहीं मिलेगा, लेकिन और बहुत सारे किताब में डिटेल्स में, आई थिंक स्पेक्ट्रम में भी होगा, ठीक है। एक दो स्टेटमेंट सही है। अवध की जनता अवध के नवाब से बहुत प्यार करती थी, ठीक है। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग द्वारा लागू किया गया न्याय व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं क्या थी? ध्यान में रखेंगे तो यहाँ पे आएंगे, वारेन हेस्टिंग साहब के बारे में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे तो इनके जो न्यायिक व्यवस्था, सबसे पहला जो सुधार जो था इन्हीं के द्वारा किया गया, ठीक है। 1772 में क्या होता है, एक न्यायिक व्यवस्था स्थापित की जाती है। 1772 में एक नई व्यवस्था स्थापित की गई जो कि न्याय से संबंधित थी। इसमें प्रावधान किया गया था हर जिले में 2 न्यायालय होंगे, ठीक है। क्या होंगे? हर जिले में 2 न्यायालय होंगे। एक न्यायालय होगा फौजदारी और दूसरा न्यायालय होगा दीवानी, ठीक है। अब फौजदारी न्यायालय की बात करेंगे तो फौजदारी न्यायालय में जो कानून व्यवस्था जो चलेगी वो किस हिसाब से चलेगी? पर्शियन से चलेगी, ठीक है, फारसी के हिसाब से चलेगी, ठीक है। समझ रहे हैं ना? मतलब ध्यान में रखना है, दीवानी अदालत की बात करेंगे तो यहाँ पे दीवानी अदालत में जो कानून को होगा तो हिंदू मुस्लिम के अनुसार चलेगा। जैसे दीवानी न्यायालय की बात कीजिए, दीवानी न्यायालय में क्या आएगा भाई? दीवानी न्यायालय में शादी, विवाह, गोद लेना, तो इसमें घरेलू हिंदू मामला के है। कानून के हिसाब से, ठीक है, हिंदू कानून के हिसाब से इसके लिए वहां पे पंडित होते थे। हिंदू पंडित जो थे वो मतलब कानूनों की व्याख्या करते थे। और दीवानी न्यायालय में बात मौलवी करेंगे जो मुस्लिम के लिए वहां पे मौलवी होते थे, ठीक है, क्या होते थे? मौलवी होते थे। तो दीवानी न्यायालय की कानून जो थी धर्म के अनुसार चलती थी, हिंदू के लिए हिंदू पंडित और मौलवी के लिए, सॉरी, मुस्लिम के लिए मौलवी होते थे। लेकिन फौजदारी न्यायालय जो था ये फारसी कानून के हिसाब से चलता था। और ध्यान रखेंगे यहाँ पे मतलब क्या होता था, सभी मामले जो थे काजी और मुफ्ती के अंतर्गत आते थे, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो इस्लामी कानून जो था वो फौजदारी में लागू होता था। फौजदारी में कौन सा कानून? इस्लामी कानून, ठीक है। दीवानी में कौन सा कानून? हिंदू के लिए अलग से, हम मौलवी के लिए अलग से, ठीक है। अभी भी ये दीवानी कानून जो होता है वो हिंदू के लिए अलग से, मुस्लिम के लिए अलग से, सिख के लिए अलग से, ईसाई के लिए अलग से है कि नहीं है? इसीलिए तो आर्टिकल 44 को लागू करने की बात जो रही, यूसीसी की बात करेंगे थे, दीवानी कानून को ही तो सबके लिए समान बनाना, फौजदारी तो सबके लिए है। आप किसी की हत्या कीजिए, मैं किसी की हत्या करूं, चाहे कोई सिख करे कोई ईसाई करे, डजंट मैटर, सबको सजा एक ही मिलेगी फौजदारी के लिए, अलग अलग सजा का प्रावधान नहीं है। लेकिन आप जैसे कि से यहाँ पे दीवानी कानून में बहुत सारे चीज आते हैं। मुस्लिम लोग अधिक विवाह कर सकते हैं कॉम्पेयर टू हिंदू। हिंदू मतलब एक पत्नी को रखते हुए दूसरे को विवाह नहीं कर सकता जब तक तलाक नहीं हो जाता, लेकिन मुसलमान कर सकते हैं। तो इसी सब चीज को हटाया तो गया ना। तो दीवानी अदालत, दीवानी मामले जो थे शुरू से विवादित रहा, जिसको लगा अभी भी बार बार मांग उठ रही है, ठीक है। दीवानी अदालतों का मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे, जिसमें यूरोपीय पद्धति पे दीवानी कार्य किया जाता था। अभी जस्ट समझा दिए तो समझ में आ गई होगी। यूरोपीय पद्धति पे नहीं होती थी दीवानी, काम भारतीय पद्धति पे होती थी, जो कि इस्लामी कानून और हिंदू कानून दोनों का फॉलो होता था दीवानी में। अब फौजदारी में क्या होता था, फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत थी, लेकिन वो भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे, लेकिन काजी और मुफ्ती के अनुसार, मतलब इस्लामी कानून वहां पे चलता था। तो पहला स्टेटमेंट की बात करेंगे सही है, और आपका तीसरा स्टेटमेंट की बात करेंगे वो सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है आपका? गलत है। मतलब 1 और 3 क्या है? सही है, मतलब ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब आते हैं आगे। वारेन हेस्टिंग्स पर इंग्लैंड पे महाभियोग चला, कि बर्क ने चलाया था। किसने चलाया था? बर्क ने चलाया था, ठीक है। आप पता होना चाहिए इस 1785 तक भारत का गवर्नर रहा कंपनी के अधीन, ठीक है। लगभग 1785 में जब यहाँ पे चला पहुंचा तो इसके पास इतने संपत्ति हो सके तो बंगाल का सबसे बड़ा जमींदार बन गया था। अपने सारे संपत्ति को कंपनी को देकर जब वहां पे पहुंचा तो इसके पास इतना संपत्ति था, आराम से महाराजा की तरह वहां पे रह रहा था, ठीक है। ये और क्लाइव की दोनों समान स्थिति थी। और वहां पे जाके इसने क्या किया, वहां के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में क्या किया, इसने एक सीट बनकर वहां पे संसद बन गया ये, ठीक है। जब वहां पे पहुंचा तो काफी इनके बारे में निंदा हुई, सदन में खूब मतलब शोर शराबा हुआ। तो इन पे महाभियोग चलाया गया। महाभियोग 7 साल तक चला, ठीक है। लेकिन कहते जो महाभियोग चलाने वाले जो लोग जो थे उसको भी इतने पैसे से क्या किया, खरीद लिए। और बाद में इसको क्लीन चिट दे दी गई, ठीक है। क्लीन चिट दे दी गई मतलब इसको बेगुनाह घोषित किया गया, ठीक है। ये 7 वर्षों तक चला था। और
ये बेगुनाह साबित हो गया, ठीक है। लेकिन ये बेगुनाह था नहीं, इसने बहुत करप्शन किया था, कंपनी में करप्शन फैलाने में इसकी भूमिका बहुत ही ज्यादा थी। जिस समय बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? जिस समय अस्थायी बंदोबस्त बंगाल में लागू हुआ कॉर्नवालिस। उसमें बंगाल के गवर्नर कौन था? ध्यान रखेंगे, वेलेजली था। कौन था? वेलेजली था, क्योंकि 1793 में बंगाल में ये लगता है, ठीक है। अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया 1793 में, उस समय कौन था? वेलेजली था, न कि कॉर्नवालिस था, ठीक सर है। कॉर्नवालिस होना चाहिए ना। 1793 कॉर्नवालिस था ना अस्थायी 1797 में बंदोबस्त। वेलेस्ली मैं ये आएगा नहीं ना। कह रहा हूँ कि कॉर्नवालिस ने, ठीक है, जिस तो समय गवर्नर बंगाल में था लगा था, तभी तो लगा। नहीं, जिस समय बंगाल में नहीं लगा क्या? था उस समय वहां का गवर्नर ब्लेजली हो गया था, कॉर्नवालिस ने इस व्यवस्था को इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन बंगाल में जिस समय लागू किया गया वहां पे कॉर्नवालिस नहीं था। एक बार देख लीजिएगा, एक बार आंसर में भी यही ले रहा है, ब्लेजली ही ले रहा है, क्या बाद में आएगा कॉर्नवालिस। ठीक है। देखिए यहाँ पे बता दे रहा हूँ, इसी की आवश्यकता को आधार पर बनाकर कंपनी ने अस्थायी व्यवस्था को बंगाल में लागू किया, जिससे जमींदार को लगान वसूली का हक दिया, उनके द्वारा चुकाई गई राशि अस्थायी रूप से, जिस समय अस्थायी सर वेलेजली का कार्यकाल 1798 में ना स्टार्ट होता है, जब वो सहायक संधि लेके आएगा। अस्थाई हाँ ठीक बंदोबस्त है, ये सत्रह सौ गलत है, ठीक तिरानवे है, कॉर्नवालिस होगा, ठीक है, हाँ मिस्टेक। कर्नवालिस है। 1793 कॉर्नवालिस ही होगा, ठीक है। ठीक है, गलत है, वो अस्थायी बंदोबस्त, हाँ ठीक है, कॉर्नवालिस होगा इसका आंसर, ठीक है। अस्थायी बंदोबस्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। अस्थायी बंदोबस्त का लाभ प्रारंभ करने में कंपनी को मिला, मगर बाद में उन्हें जमींदारों की अपेक्षा कम लाभ प्राप्त हुआ, ठीक है। उसके बाद अस्थायी बंदोबस्त की रकम ज्यादा होने के कारण कई जमींदारों की जमींदारी व्यवस्था चुकाने में विफल होने के कारण छीन ली गई। बताना है, किसानों की ये व्यवस्था दमनकारी सिद्ध हुई, क्योंकि लगान का रकम बहुत ज्यादा थी और जमीन पे उनका अधिकार सुरक्षित नहीं था, ठीक है। बिल्कुल, अस्थायी बंदोबस्त में जमींदार का जो अस्थायी जमींदार को जो वास्तविक मालिक जो होता था उसका से जमींदार ही होती थी, ठीक है, जमींदार। लेकिन ये व्यवस्था न तो जमींदारों के लिए सुरक्षित थी और न तो मतलब क्या थे, किसानों के लिए सुरक्षित थी, ठीक है। क्योंकि अस्थायी बंदोबस्त का प्रारंभ एक कंपनी को मिला, मगर बाद में उन्हें जमींदारों के अपेक्षा कम लाभ प्राप्त हुआ, तो जमींदार क्या यहाँ पे फायदे में है। अस्थायी बंदोबस्त की रकम ज्यादा होने के कारण कई जमींदारों ने जमींदारी राजस्व चुकाने में विफल होने के कारण उनकी छीन ली गई। इसको बोलते थे सनसेट लॉ। क्या बोलते थे? सनसेट लॉ। एक निश्चित समय पे अगर वो राजस्व नहीं चुकाते थे तो उनकी जमींदारी जो थी छीन ली जाती थी, ठीक है। इसको सनसेट लॉ कहा गया था। किसानों के लिए व्यवस्था दमनकारी सिद्ध हुई, क्योंकि लगान की रकम बहुत ज्यादा थी और जमीन पे उनका अधिकार भी सुरक्षित नहीं था। तो इसको भी आप लोग क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत। कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, सारे के सारे स्टेटमेंट सही है। महालवारी व्यवस्था लागू करने के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? ठीक है, तो महालवारी जिस समय लागू हुई, ठीक है, इस समय बंगाल का गवर्नर हेस्टिंग्स था, ठीक है। कौन था? हेस्टिंग्स था, ठीक है। क्योंकि महालवारी व्यवस्था की बात करेंगे, ठीक, किसने लागू किया था? हॉल्ट मैकेंजी ने। किसने लागू किया था? किसने इंट्रोड्यूस किया था इसको? हॉल्ट मैकेंजी ने हाँ इसको इंट्रोड्यूस किया था 1822 में, ठीक है। 1822 में सबसे पहले इसको यह व्यवस्था बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तरी पश्चिमी प्रांतों में, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में पहली बार लागू किया। इस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लेकिन इस व्यवस्था को इंट्रोड्यूस किया था क्या नाम है इसका? मैकेंजी ने। मैकेंजी। महलवारी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अलेक्जेंडर रीड ने इसे पहली बार लागू किया। अगर ये बात कहूँ गलत है कि सही, तो ध्यान रखेंगे बिल्कुल सही, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, गलत है ये, ठीक है। मैकेंजी ने लागू किया था, न कि रीड ने। किसने लागू किया जी था? था, हाँ। हॉल्ट मैकेंजी ने। किसने किया था? मैकेंजी ने, रीड ठीक है। रैयतवाड़ी से थे। रैयत बारी करेगा, ठीक है। ये व्यवस्था बंगाल जो गांव का समूह था उससे की जाती है, ठीक है, ध्यान रखें। तो महालवारी की बात करेंगे, बिल्कुल ठीक है। यह व्यवस्था महाल जो गांव का समूह था उससे होता था, इसलिए इसको महालवारी बोलते थे, ठीक है। भू राजस्व की रकम निश्चित रूप से तय कर दी गई थी, जिसे चुकता करने की जिम्मेदारी सामूहिक रूप से महाल की होती थी। नहीं, ठीक है, ये निश्चित रूप से नहीं की जाती। भू राजस्व की रकम जो थी निश्चित नहीं थी। ये व्यवस्था का सबसे बड़ी जो थी कमी थी। मतलब समय समय पे इनको संशोधन करने की गुंजाइश थी, 10 वर्ष पे, 5 वर्ष पे, 25 वर्ष पे संशोधन होते रहता था, ठीक है। तो ये गलत है। बाकी बात करेंगे, दूसरा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे अलेक्जेंडर रीड की जगह पे क्या होगा? हॉल्ट मैकेंजी होगा। दूसरा स्टेटमेंट जो है तो महालवारी गांव के समूह महाल के साथ होता था, रैयतवाड़ी किसान के साथ होता था, जमीन बात करेंगे अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ होता था? जमींदार के साथ होता था, ठीक है। तो तीनों आपको याद रखना कौन किसके साथ होता था। भू राजस्व की रकम जो थी इसमें निश्चित नहीं थी, ये आपको ध्यान रखना, समय समय पर संशोधन होता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों में विचार करें। सबसे पहले कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने व्यवस्था को लागू किया, ठीक है।
कोई दिक्कत बताइए? ठीक नहीं है, ठीक है। सही है। किसी भी नहीं तरह सही का है। रीड था, एक और भी था मुनरो। कौन था? मुनरो रीड और मुनरो, मद्रास ठीक में है। किया था ना। हाँ, बाद मद्रास में किया था, ठीक है। मुनरो दक्षिण मद्रास भारत में किया था, ठीक है। भू राजस्व वसूलने की व्यवस्था किसी संस्थाई सुनती जमींदारों ने सर सीधे साउथ में हुआ रैयतों था को दी सही है। गई थी, ठीक है। हाँ, ठीक है, तो ये अरे रैयत के तो पास ये दोनों सही अधिकार है। था, ठीक है। रैयतवाड़ी व्यवस्था, इसको मुनरो व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। रैयतवाड़ी को मुनरो के नाम से जानते हैं। सबसे पहले कैप्टन अलेक्जेंडर रीड के द्वारा टीपू सुल्तान से जीते हुए इलाकों में आजमा के देखा गया था। बाद में थॉमस मुंडो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत पे यही व्यवस्था को क्या की, लाद दी, ठीक है। रीड और मुंडो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका तर्क था कि ये व्यवस्था सीधे किसानों अर्थात रैयतों से की जाए तथा राजस्व का आकलन से पूर्व सावधानी से अलग अलग सर्वेक्षण किया जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिए, तो मुनरो ने इस व्यवस्था का क्या किया था, डेवलप किया था। क्या किया था? विकास जो था किसने किया था? मुनरो ने किया था, ठीक है। ध्यान रखिए, दोनों के दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है, किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं है। बंगाल में नील विद्रोह किस वर्ष हुआ? ठीक है, बंगाल में बात करें नील विद्रोह तो 1859 में हुआ था, जो कि ऑप्शन में नहीं है, ठीक है तो ऑप्शन में, ठीक ये है। है ना। है कब तो हुआ था? 1859 में हुआ था, ध्यान रखें कब हुआ था, 1859 में, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे बात करेंगे, जो रैयत जो थे, नील के जो रैयत जो था, हजारों रैयतों ने नील की खेती करने से मतलब क्या किया, इनकार कर दिया, ठीक बना है। तो इसी तरीके से आप देखोगे, ठीक है, 1859 में विद्रोह हुआ था, कुछ ही दिन के बाद इस नील की खेती को बंगाल में प्रतिबंधित कर देता है। केवल भारत में, बिहार में नील का खेती प्रारंभ रहेगा, जो कि चंपारण के इलाके में नील का खेती होते रहेगा, जिसको 1917 में गांधी जी के द्वारा समाप्त किया जाएगा। तो बंगाल में नील का खेती 1960 के आसपास ही मतलब क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ये पहला आंदोलन था, नील आंदोलन पहला आंदोलन था जिसमें बुद्धिजीवियों ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया था, ठीक है। ये बहुत बढ़िया चीज देखा जाता है, एग्जाम्पल देखा जाता है, जितने भी आंदोलन से बुद्धिजीवियों का सपोर्ट नहीं था। 1857 के विद्रोह का सफल होने का सबसे बड़ा रीजन था, बुद्धिजीवी ने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन नील आंदोलन जो था बुद्धिजीवी सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। साथ में ध्यान में रखेंगे, 1857 का विद्रोह से डरे हुए थे अंग्रेज। अंग्रेजों ने देखा सो भाई साहब, ये तो फिर 1857 जैसा मतलब एक विद्रोह हो सकता है। तो अंग्रेजों ने जो कि नील रैयत का जो डिमांड था उसको मांग लिया। अब बुद्धिजीवी यहाँ पे केवल तर्क से समर्थन नहीं कर रहे थे, पैसा से भी कर रहे थे। अब बुद्धिजीवी लोगों ने यहाँ तक ही कहा, से तुमको वकील चाहिए, मैं अपना वकील दूंगा। बंगाल के बहुत सारे बुद्धिजीवी जो थे वकील थे, जो कि इनके पक्ष में फैसला लड़ने को तैयार हो गए थे, ठीक है। एक तरह से बोला जाता है कि ऐसा आंदोलन था जिसमें बुद्धिजीवी और आंदोलनकारी के बीच में समर्थन मतलब क्या, गठजोड़ बनते बनते से मतलब रह गया। फिर ये गठजोड़ कब बनेगा? गांधी के आने के बाद, ठीक है। तो एक बड़ा ही अद्भुत आंदोलन था ये। निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी समूह पशुपालक नहीं है? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, पशुपालक जो नहीं है, बैगा जो है पशुपालक नहीं है, ठीक है। बैगा समुदाय की बात करेंगे, पशुपालक नहीं है। आंध्र प्रदेश का ये समुदाय, लवरिया की बात करेंगे, आंध्र प्रदेश का कहाँ का है ये लवरिया, कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का आपको लवरिया मिलेगा, ठीक है। ठीक है, गुज्जर की बात करेंगे तो गुज्जर की बात करेंगे तो ये आपको ये पंजाब के पहाड़ों पर रहने वाला ये समुदाय गुज्जर जो है गाय भैंस पालता है, ठीक है। पंजाब और एनसीआर का इलाका जो है ना, दिल्ली वाला, उधर आपको गुज्जर मिलेगा, ठीक है। गद्दी की बात करेंगे, गद्दी आपको कहाँ पे मिलेगा? गद्दी की बात करें, ध्यान में रखें, उत्तराखंड। कल्लू में मिलता है, कल्लू मनाली के क्षेत्र में, ठीक है। उत्तराखंड में आपको हाँ, गल्लू हिमाचल मिलेगा, ठीक है। उत्तराखंड। बिल्कुल ठीक है। एक समुदाय जो था बकरवाल आता है, ठीक है, कहाँ पे आता है? बकरवाल समुदाय की बात जम्मू करेंगे कश्मीर। तो बकरवाल आपको जम्मू में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? जम्मू कश्मीर में आपको बकरवाल समुदाय आपको मिलेगा, ठीक है। ध्यान रखें, कहाँ पे मिलेगा बकरवाल? तो बकरवाल आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगा, ठीक है। ये बैगा समुदाय की बात करेंगे तो भाई ये बैगा समुदाय जो है पशुपालक नहीं, क्या शिकारी है, क्या है? बैगा की बात करेंगे, मध्य भारत में मिलता है ये, ठीक है। ये क्या है? तो ये शिकारी समुदाय बैगा है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये आपके पशुपालक नहीं है, क्या है? शिकारी है, ठीक है, हंटर। अब चलते आगे देखेंगे, औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर निम्नलिखित असर पड़े। तो कौन सा असर पड़े जरा उसमें हम लोग ध्यान रखेंगे। आदिवासी मुखियाओं ने उनका मालिकाना हक और शक्तियां छीन ली गई और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियम को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया, बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। सही है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे, घुमंटी काश्तकारों को एक स्थान पर रहने के लिए बाध्य करने का प्रयास किया गया। औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर निम्नलिखित असर पड़े, सत्य कथन का चयन करें, बताइए कौन सा सही होगा? दोनों सही है। दोनों सही है। नहीं, देखो, सिर्फ ठीक दूसरा है, वाला सही है।
देखिए यहाँ पे पहला वाला स्टेटमेंट में आधा स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत, मतलब उसमें थोड़ा गलत भी है, थोड़ा सही भी है। आदिवासी मुखियाओं का उनका मालिकानी हक, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आदिवासी मुखियाओं के पास कई गांवों का जमीन का मालिकानी हक मिला, परंतु उनकी शासकीय शक्तियां छीन ली गई, ठीक है। उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाधित किया गया, ठीक है। उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा मानने के बाधा की, ये भी तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये सही है, ठीक है। हम लोग पढ़े थे डीक्यूज वाले ठीक में, है, जब अब राजवाड़ वाले घुमंती सर कास्तरों का ये मालिकाना स्थान हक था। नहीं छीना गया था ना, वहाँ पर ये मालिकाना हक नहीं छीना गया था, सिर्फ शासकीय शक्तियाँ छीनी गई थी। इसमें लिखा हुआ है कि मालिकाना हक और हाँ, दोनों लिख शासकीय दिया, ठीक है, शक्तियाँ दोनों मालिकाना छीन हक ली गई नहीं थी, यही छीना गया था, गलत ठीक है। है। हाँ, वो मालिक तो मालिक वही बने थे, हुए बस थे उस पर अपने। रूल नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो ये मालिकाना हक नहीं छीना गया था, केवल शासकीय शक्तियां छीन ली गई थी, ठीक है। तो इसको ध्यान से पढ़ने से पता चलता है, ये भी आपका गलत है। बाकी घुमंती काश्तकार को एक स्थान पर रहने पर बाध्य करने का प्रयास किया गया, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उन लोगों को दिक्कत होता तो एक जगह से दूसरे जगह भटकते रहते थे, तो ब्रिटिश को प्रशासन और नीति बनाने में क्या होता था, दिक्कत होता था, ठीक है, ध्यान में रखना है। आदिवासी विद्रोह उनके घटित होने का समय बताइए, तो ये तो आसान है, बता दीजिए क्या होगा। तो सबसे पहले संताल विद्रोह 1855, ठीक है। कोल विद्रोह की बात करेंगे तो 1800, ठीक है, 31 सही है। बर्ली 31। विद्रोह जो हुआ था 40 में हुआ था। बस्तर का विद्रोह हुआ था 1910 में हुआ था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, यस ठीक सर। है। बस्तर का विद्रोह की बात करेंगे 1910 में, आवाज जहां से आ रही है माइक बंद कीजिए, ठीक है। बर्ली विद्रोह 1940 में। कोल विद्रोह, माइक बंद कीजिए जहां से आवाज आ रही है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज और भी ध्यान में रखना है, ये सारे के सारे विद्रोह जो थे, ठीक है, उपनिवेशिक शासक, उपनिवेशिक शक्तियां से मतलब तंग आकर ये सारे के सारे विद्रोह किया गया था, ठीक है। कोल विद्रोह 1831 ध्यान में रखिएगा, और भी इसमें बहुत सारा विद्रोह है आगे चल के, बहुत सारे, जैसे कि से बिरसा मुंडा का विद्रोह आपको देखने को मिलेगा, जो कि आगे चल के क्वेश्चन में आ ही जाएगा, तो मैं क्यों बता रहा हूँ, बस्तर ठीक है। उड़ीसा में है कि छत्तीसगढ़ में सर? छत्तीसगढ़ में है ना? बस्तर छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। बस्तर कहाँ पे पड़ेगा, छत्तीसगढ़ में आपको पड़ेगा बस्तर, ठीक है। क्या आंसर होगा इसका 33 का? 1 का ए, 1 का ए, 2 का बी, 2 का बी, 2 का बी, 2 का बी, 3 का डी, सी नंबर, ठीक है। अब आते हैं आगे। बिरसा मुंडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। बिरसा मुंडा समाज में सुधार के पश्चात ही वे एक स्थान पर टिककर खेती करने, समूह में रहने और मदिरा पान से युवाओं को दूर रखने की सलाह देते थे, बिल्कुल ठीक है। वे जनेऊ धारण करते थे, शुद्धता पर दया पे जोर देते थे, बिल्कुल ठीक है। बिरसा मुंडा एक नेता, एक ऐसे आदिवासी नेता भगवान के रूप में जाने जाते हैं। उनका धर्म परिवर्तन किया गया था, ठीक है। शुरू में ये मतलब क्या कहते हैं, बिरसा एक मिशनरी स्कूल में अपना शिक्षा ग्रहण किया, ईसाई में बन गए, ठीक है। लेकिन बाद में उनको वैष्णव धर्म में, ठीक है, उनके गुरु के नाम क्या था, उन्होंने परिवर्तन किया, गुरु का नाम क्या था, पांडे थे ना? ठीक है। कौन पांडे? आनंद पांडे, क्या नाम था, आनंद आनंद पांडे गुरु थे। पांडे। गुरु के संपर्क में आके फिर से मतलब हिंदू धर्म में क्या होते, परिवर्तित होते, वैष्णव धर्म को अपनाया था, ठीक है। वो जनेऊ धारण करने, शुद्धता पे, दया पे जोर देते थे, एकेश्वरवाद को मानते थे, बोलते थे एक ईश्वर का पूजा करो, ठीक है। और किस देवता का पूजा, शिंग बोंगा के पूजा पे जोर देते थे, शिंग बोंगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, बिल्कुल। किस गवर्नर जनरल ये फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे, उसके बाद कोई भी मुगल बादशाह नहीं होगा। फैसला किसने किया था, क्या बताएंगे? कैगिन ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड कैगिन ने फैसला किया से भाई साहब बहादुर शाह जफर जो होंगे, ठीक है, आखिरी, ठीक है, बादशाह होंगे, उसके बाद कोई नहीं होगा। उसके बाद 1857 से पहले 1849 में डलहौजी ने बोला से भाई साहब लाल किला से निकलो, कहाँ पे जाके रहो, कहाँ से जाके रखो, ठीक है, रेड फोर्ट से निकल के कहाँ से जाके रहो, ठीक है। तो इसको बोला गया था लाल किला से निकल कर कुतुब मीनार में जाके रहो, कहाँ पे जाके रहो, ठीक है, लाल किले से निकल कर कुतुब मीनार में जाके रहने के लिए बोला गया था, ठीक है, मतलब कहीं और जाके रहो, ऐसे कुतुब मीनार का ही यहाँ पे आंसर लेता है। 1849 में डलहौजी ने उसको लाल किला खाली करने के लिए कहा था, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे कैंगी ने बोला से इसके पास कोई भी मुगल शासक नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। चलिए, मुगल बादशाह नहीं होंगे, उनकी मृत्यु के पश्चात उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमार के रूप में मान्यता मिलेगी, ठीक है। कंपनी द्वारा भारत में कंपनी द्वारा भारत में सुधारों के नाम पर ईसाई धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न में से कौन से कदम उठाए गए, ठीक है। तो सबसे पहले देखो 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों के जमीन और संपत्ति जुटाने की छूट दे दी गई, ठीक है।
और 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिससे प्रावधान था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो उसे पुरखों की संपत्ति में पहले जैसा अधिकार मिलेगा। ठीक है, समझिएगा दिक्कत क्या होता था, ईसाई धर्म पर लुभावनी चीज कहते थे, तो बहुत सारे युवा या फिर भारतीय जो क्या करते थे, ईसाई धर्म को अपना लेते थे। ठीक है, तो ईसाई धर्म को जब अपना लेते थे उसके घर वाले क्या करते थे, उनको अपने संपत्ति से बेदखल कर देते थे। ठीक है, संपत्ति से क्या किया, बाप माँ जो थे उनको निकाल देते थे, बेदखल कर देते थे। लेकिन अब एक नया नियम ला दिया 1850 में, अगर कोई भारतीय अगर ईसाई धर्म को अपनाता तो उनको पुरखों के संपत्ति से उनको बेदखल नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये एक हो गया। दूसरी बार 1830 में के बाद कंपनी ने ईसाई मसीह को जमीन और संपत्ति जुटाने का छूट दे दिया। उससे पहले 1813 का एक्ट आप देखोगे तो उसमें ईसाई मिशनरी को भारत में धर्म का प्रचार करने की भी अनुमति दी गई थी। कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां पे आम लोगों को जाना प्रतिबंधित था, वहां पर भी ईसाई मिशनरियों को प्रचार करने के लिए भेजा गया, जबकि आदिवासी बहुल इलाका था। तो इस तरीके से भारत में बहुत बड़े पैमाने पे मतलब क्या क्या आदिवासियों का धर्म परिवर्तन करवाया गया। मंगल पांडे को फांसी दी गई। ठीक है, आप लोग जानते हैं मंगल पांडे को फांसी दी गई। कब फांसी दी गई मंगल पांडे? 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को क्या की गई थी, फांसी दी गई थी। ठीक है, अगर बात करेंगे मंगल पांडे बैरकपुर छावनी से बिलोंग करते थे। कौन थे? बैरकपुर छावनी से बिलोंग करते थे मंगल पांडे, ध्यान में इसको रखिएगा। ये बंगाल नेटिव, ठीक है, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के, ठीक है, 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे। ठीक है, किस रेजिमेंट के? नेटिव इन्फेंट्री क्या होता है? इन्फेंट्री सेना का मतलब होता है पैदल सेना। कैसा सेना? पैदल सेना को इन्फेंट्री कहते हैं। ठीक है, तो 34 नेटिव इन्फेंट्री से बिलोंग करते थे, पैदल सेना के सिपाही थे। इन्होंने मतलब क्या किया था, इन्होंने मतलब क्या किया से मतलब वो जो मुंह से जो कारतूस वाला जो नया जो बंदूक जो आया था जिसका नाम था एनफील्ड राइफल, ठीक है, क्या एनफील्ड राइफल को चलाने से मतलब क्या क्या इनकार कर दिया। और उसके बाद जब उसमें बात पता चली से धर्म को खतरा है तो इन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह व्याप्त किया। इन्होंने मतलब क्या किया था, इन्होंने आप देखेंगे तो उन्होंने मतलब क्या किया था, उसका नशा किया था, क्या नाम है, भांग का नशा किया था। उसके बाद इन्होंने बोला कि मेरे सामने जो भी ब्रिटिश आएगा उसको मतलब बंदूक से क्या करेंगे, उड़ा देंगे। और 2 ब्रिटिश अधिकारी की हत्या भी इन्होंने कर दी थी। ठीक है, उनके बाद इनको फांसी की सजा दिया गया। ठीक है, इसके बाद विद्रोह जो थी सभी जगह पे धीरे धीरे फैल गया। ठीक है, 1857 के विद्रोह और बागी नेता के संदर्भ में बात करना है। ठीक है, तो नाना साहब की बात करेंगे, कानपुर से थे। बिजरिस कादिर की बात करेंगे तो ये बिजरिस कादिर आपका लखनऊ से हो जाएंगे, क्योंकि क्या ना वाजिद अली शाह, ठीक है, वाजिद अली शाह। ठीक है, और क्या था, महक परी, महक परी, महक परी किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं महक परी? ठीक है, अवध की बेगम, अवध की शासिका जो थी, क्या बेगम नाम था उसका यार, बेगम हजरतमल को प्यार से महक परी बुलाते थे, वजीद अली शाह। ठीक है, उनका पुत्र था ये बिजरिस कादिर, छोटा सा बच्चा था लेकिन शासक इसी को बनाया गया था। रानी अवंतीबाई लोधी की बात करेंगे तो रायगढ़ से थी। ठीक है, रायगढ़, और ये रानी लक्ष्मीबाई की बात करेंगे तो ये झांसी से थी। 1853 में इनके राज्य को, ठीक है, मिला लिया गया था। ठीक है, तो ये सबके सब क्या थे, विद्रोह कर रही थी। ठीक है, असम से कभी कभी नेता को पूछ लिया जाता है, तो असम से जो नेता जो था मनीराम दत्त थे। क्या नाम था? मनीराम दत्त की बात करेंगे, असम से विद्रोह कर रहे थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नाना साहब जो थे ये शासक थे। तात्या टोपे जो थे ये क्या कर रहे थे, जहाँ पर सैनिक नेतृत्व जो थे तात्या टोपे दे रहे थे। ठीक है, ईरानी के नाम है, राजगढ़ की रानी जो थी जिसका नाम अवंतीबाई लोधी, क्या नाम था, अवंतीबाई लोधी की बात करेंगे तो ये मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र से आती थी। 4000 सैनिकों के साथ इन्होंने विद्रोह किया था। ठीक है, तो 38 का आंसर क्या होगा, मिला लीजिएगा। डी। ठीक है, डी। अब बात के विद्रोहियों के समय में नीति कथनों पर विचार। बहादुर शाह जफर को उनकी पत्नी के साथ निर्वासित, ठीक है, कर रंगून के एक जेल में भेज दिया गया, जहां 1861 में इनकी मृत्यु, गलत है। ठीक है, रंगून भेजा गया लेकिन मृत्यु 1862 में हुआ था, 61 में नहीं हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1862 में मृत्यु हुआ था, 61 में मृत्यु नहीं हुआ था, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, देख रहे हैं और यहाँ तक सही वाइफ भी लग रहा है, यहाँ साथ पे में आगे नहीं गलती थी हुई। सर, वाइफ भी वाइफ भी साथ में नहीं साथ थी नहीं, वाइफ भी साथ में गई थी, मतलब मरने वाले में वाइफ नहीं था लेकिन दोनों को भेजा गया था। सर। ठीक है, दोनों स्पेक्ट्रम को में नहीं दिया है वाइफ के बारे में, स्पेक्ट्रम में वाइफ के बारे में नहीं दिया है, नहीं एसके पांडे में दिया है। लेकिन जीनत महल को तो भेजा गया था, जीनत महल को साथ में भेजा गया था, मैंने तो यही पढ़ा है, एक बार देख लीजिएगा एनसीईआरटी उसको। के ठीक है, चैप्टर में है सर। ठीक है, जीनत महल को तो साथ में भेजा गया था। ठीक है, हालांकि जीनत महल जो थी अंग्रेजों की जासूस थी ये, हालांकि जासूस अच्छे फेवर, अपने पति को किसी भी तरह बचाना चाहती थी इसलिए जासूसी कर रही थी। ठीक है, 1858 में रानी लक्ष्मी अंग्रेजों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, बिल्कुल ठीक है। कहाँ पे वीरगति को प्राप्त हुए?
ग्वालियर में। कहाँ पे होते ग्वालियर। हैं? तो ग्वालियर में मतलब क्या होते हैं? वीरगति को प्राप्त होती है रानी, ठीक है। टाटा पे मध्य भारत में अंग्रेजों से लड़ते हुए आदिवासियों और किसानों के साथ छापामारी करते थे, ठीक है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है। 2-3 पहला वाला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि 1862 में मृत्यु हुई थी, ठीक है। ठीक है। और उनके बेटे को तो, ठीक है, बहादुर शाह जफर के बेटे को तो उनके आंखों के सामने गोली मार दी गई थी। 1857 के विद्रोह के और अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में निम्नलिखित बदलाव किए। ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए एवं परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा गया, ठीक है। ध्यान रखेंगे, एक स्टेटमेंट ये है, बिल्कुल सही है ये। डलहौजी ने बेपकर के सिद्धांत को त्याग दिया और स्थानीय शासकों के दत्तक कुत्तों की सत्ता सौंपने की छूट दी गई, बिल्कुल ठीक है ये। अंग्रेजों ने भारतीय लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाज के सम्मान करने का फैसला किया। ऑल स्टेटमेंट ट्रू, ठीक है, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 1859 तक बात करेंगे तो पूरी तरह से नियंत्रण जो था, ठीक है, 1859 में जाके पूरी तरीके से नियंत्रण जो था आ गया था पूरी तरीके से, ठीक है। तो सारे के सारे स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो ध्यान रखे बताएंगे विलियम जोन्स ने, ठीक है। कब किया था विलियम जोन्स ने? तो 1784 में किया था। कब किया था? 1784 में। विलियम जोन्स की बात करेंगे 1783 में कोलकाता आए और 1784 में बात करेंगे, ठीक है। क्या किया था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और यहाँ से एक पत्रिका भी निकलता है, एशियाई रिसर्च नामक शोध पत्रिका भी निकलता था। भाषाविद थे, विद्वान थे, ठीक है। बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की बात करेंगे, ध्यान में रखिए किसने किया था? बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ था? अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो कार्नवालिस के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1791 में स्थापना हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1791 में, ठीक है, 1791 में हुआ था। और 1791 में यह स्थापना हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था? 1791 में बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी, किसके शासनकाल में हुआ था? कार्नवालिस के शासनकाल में हुआ था। किसने किया था बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना? मदन मदन मोहन मालवीय। नहीं नहीं, मदन मोहन मालवीय बनारस यूनिवर्सिटी था 1916 में। बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था जोनाथन डंकन। जोनाथन डंकन, हाँ ठीक है। कौन था? डंकन ने किया था, ठीक है। किसने किया था? डंकन ने किया था, जोनाथन डंकन ने। यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तब 1916 में हो जाएगा मदन मोहन मालवीय जी, ठीक है। मैकाले के मिनट्स के आधार पर किस वर्ष अंग्रेजी शिक्षा का अधिनियम पारित किया गया, ठीक है? तो 1835 में, ठीक है। 1835 में किया गया, मैकाले मिनट्स के नाम से जानते हैं। 1835 का अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। ये भी फैसला किया अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए, ठीक है। कोलकाता मदरसा तथा बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे, ठीक है, यहाँ पे 2 जगह पे इसको मतलब प्रोत्साहन न दिया जाए। जैसे कि मतलब यहाँ पे कोलकाता मदरसा, कोलकाता में जो मदरसा जो था, बनारस का जो संस्कृत कॉलेज जैसे, इनको प्रोत्साहन देने की बात नहीं की गई थी। लेकिन क्योंकि ये नहीं दी गई थी क्योंकि देसी भाषा का समर्थन करते थे, ठीक है। उच्च शिक्षा जो था आपको क्या चीज में दिया जाए? अंग्रेजी भाषा में दिया जाए, इसलिए मैकाले ने एक अधिनियम पारित किया था, ठीक है। क्योंकि विदेशी ब्रिटिश का उद्देश्य क्या था? क्लर्क पैदा करना, ठीक है। प्रशासन चलाने के लिए क्लर्क तो चाहिए, छोटे कर्मचारी तो चाहिए। अंग्रेजी बोलना नहीं जाएगा तो प्रशासन चलाने में दिक्कत आएगी ना, इसीलिए व्यवस्था तय की गई थी, ठीक है। अब आता है 1854 में बुश डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वुड की नीति ने नीति पत्र में यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र उत्थान का तर्क दिया गया। बिल्कुल उनका कहना था से भाई साहब, वुड डिस्पैच जो 1854 में यूरोपियन शिक्षा है, ये शिक्षा को अगर भारतीय अगर ग्रहण करते हैं तो उनके नैतिक आचरण का मतलब क्या होगा? विकास होगा, ऐसा ब्रिटिश का मानना था, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है, सही है। वुड के नीति पत्र के आधार पर 1854 में सरकारी विभाग का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित किया जाए, बिल्कुल ठीक है। इस दस्तावेज में अंग्रेजी शिक्षा का व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में भी बताया गया, ठीक है। सारे के सारे स्टेटमेंट जो है सही, किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ गए। कब आया था? 1854 में आया था। नीति कब आई थी? कब घोषणा की गई थी? 1854 में भी की गई थी, ठीक है। इनका मानना था से अगर अंग्रेजी शिक्षा को ग्रहण करेंगे तो भारतीय जो है सत्यवादी बनेंगे, ईमानदार बन जाएंगे, ठीक है। और इससे मतलब क्या होगा? अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण करने कंपनी के पास तो भरोसेमंद और ईमानदार कर्मचारियों की मतलब क्या रहेगी? कमी नहीं रहेगी, ठीक है। ऐसा इन लोगों का मानना था, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन देखें, महात्मा गांधी के शिक्षा संबंधी विचारों पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा के खिलाफ थे। बिल्कुल, गांधी जी अंग्रेजी शिक्षा के खिलाफ तो थे। उनके मुताबिक अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देगी, उन्हें अपने सामाजिक परिवेश में काट देगी। बिल्कुल, उनके अनुसार पढ़ने और लिखने की क्षमता
पा लेना ही शिक्षा नहीं है, बिल्कुल सारे के सारे केवल पढ़ना लिखना ही शिक्षा नहीं है। आपको व्यवहारिक शिक्षा पे ज्यादा बल देते थे। क्या चीज पे देते थे? व्यवहारिक शिक्षा पे ज्यादा बल देता। आज भी गांव के वैसे लोगों से मिलिए जो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं पढ़ सकते, लेकिन फिर भी वो अपना जिंदगी को बहुत अच्छे से जिया है, अपने 4-5 बच्चों को बहुत अच्छे से पाला है, सभी बच्चों को पढ़ा दिया, समाज में एक अच्छा सम्मान है, अच्छा रिस्पेक्ट है, 10 लोग उनको सुनते हैं। तो सिंपल शब्द में क्या है, तो उनके पास किताबी नॉलेज नहीं है, उनके पास क्या व्यवहारिक शिक्षा है। तो गांधी जी उस मतलब उनके गांधी जी के कह रहे हैं पढ़ना लिखना जरूरी तो है, लेकिन पढ़ना लिखना ही मतलब क्या है, शिक्षा नहीं है। यहाँ तक कि गांधी जी ने यहाँ भी कहा था, ठीक है, आप लोग हमेशा उन्होंने कहा था खराब अक्षर, ठीक है, खराब अक्षर के बारे में कहा था अधूरी शिक्षा की निशानी है, ठीक है, खराब अक्षर की बात करेंगे, अधूरी शिक्षा का निशानी उन्होंने कहा था, ठीक है। और उन्होंने बोला था शिक्षा लेने का मतलब किताबी नहीं है, मतलब उन्होंने बोला था से भाई साहब आपको व्यायाम वाला शिक्षा भी लेना चाहिए, ठीक है, मतलब आपको क्या करना चाहिए शिक्षा में, व्यायाम को भी, मतलब अपने बॉडी को मतलब सही रखने के लिए इनको भी शामिल करना चाहिए, उनका ये भी मानना था। ये बहुत अच्छा से अपने स्कूली लाइफ में उनका आप पढ़ेंगे ना, माई स्टूडेंट, तो उसमें एक चैप्टर में लिखा जब मैं पढ़ता था, ठीक है, उनका एक पूरा एक वो आ जाता है, एक अलग से सेक्शन ही है, उसमें इन सारी चीजों को उन्होंने बताया है। टैगोर के शिक्षा संबंधी विचारों के संबंध में कौन सा कथन? टैगोर अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से खुश नहीं थे, ठीक है, बिल्कुल टैगोर की बात करेंगे, अंग्रेजी शिक्षा के विरोधी नहीं थे, लेकिन अंग्रेजी शिक्षा के विरोधी नहीं थे, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा जो शिक्षा जो दी जा रही है ना, उस पद्धति से वो खुश नहीं थे, ठीक है। देखिए, महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा के विरोधी थे, लेकिन ये पद्धति के विरोधी थे, अंग्रेजी शिक्षा के विरोधी नहीं थे टैगोर। उनके अनुसार सृजनात्मक शिक्षा केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ठीक है। टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण मानते थे। जैसे पिछले बार बहुत सारे लोगों ने टैगोर के बारे में लिखा था, मैंने बहुत सारे लोगों को कॉपी में काट दिया, बहुत सारा टैगोर अंग्रेज मतलब उन्होंने महात्मा गांधी या टैगोर के विचार में समानता उनको दर्शाना था, तो सबने लिखा दोनों को दोनों अंग्रेजी शिक्षा के मतलब क्या थे, विरोधी थे। तो मैंने काटा से देखो, गांधी जी तो अंग्रेजी शिक्षा के विरोधी थे, टैगोर जो थे अंग्रेजी शिक्षा के विरोधी नहीं थे। ब्रिटिश के द्वारा जो शिक्षा जो दी जा रही थी, अंग्रेजी पद्धति से जो शिक्षा जो दी जा रही थी, उनका तरीका जो था वो गलत था, उनके वो विरोधी थे। टैगोर पश्चिमी सभ्यता के, पश्चिमी शिक्षा के समर्थक थे, ठीक है। टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का समीकरण चाहते थे, मिला के चाहते थे, ठीक है, ध्यान रखिए। साथ में टैगोर जो थे शांति निकेतन में कला, संगीत, नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर भी उन्होंने क्या किया, जोर दिया, ठीक है। तो सबका सम्मिश्रण चाहते थे, ठीक है, तो ये सही है। सती शब्द का क्या, ठीक है, अर्थ होता था, सती शब्द का अर्थ होता है सदाचारी महिला, लेकिन दिक्कत की बात है ये सदाचारी महिला बनने के लिए आग में जलना पड़ता था, तो ऐसा सदाचारी कोई क्यों ही बनेगा, ठीक है। तो सती का अर्थ क्या होता था, सदाचारी। बहुत लोग इसको आग में समाहित होने वाली महिला भी मार के आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन गलत हो जाएगा, सदाचारी महिला, ठीक है, ध्यान रखें क्या होता था, ठीक है, ध्यान रखें। जब तक सती प्रथा का प्रचलन था, विधवाओं से उम्मीद की जाती थी अपने पति की चिता के साथ ही मतलब जिंदा जल जाए, इस तरह का स्वेच्छा से या जबरदस्ती मार गई महिलाओं को सती कहकर महापंडित किया जाता था, ठीक है। सती का मतलब एक स्मारक बनाया जाता था, मरने के बाद उनका पूजा वूजा भी होता था, ठीक है। राजा राम मोहन राय के संबंध में स्पेक्ट्रम में पढ़ा हूं, अभी हेल्प मिलेगा, स्पेक्ट्रम का पढ़ा हुआ, ठीक है। राजा राम मोहन राय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर, उन्होंने कोलकाता में ब्रह्म समाजों की स्थापना की, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद बात करेंगे, राजा राम मोहन राय पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के पक्ष में थे, बिल्कुल ठीक है, उनका मानना था, ठीक है। राजा राम मोहन राय ने विधवा महिलाओं के समर्थन विधवा विवाह के पक्ष में कानून बनाने की मांग की नहीं, ठीक है, ये गलत है, ये और ये सही है, ठीक है, क्योंकि विधवा महिला के पक्ष में, ठीक है, इन्होंने कानून बनाने की मांग नहीं की थी, ठीक है, ध्यान में रखना है। इन्होंने मतलब क्या की थी, तो मतलब सती प्रथा का विरोध में, ठीक है, कानून बनाने की मांग की थी, ठीक है, न कि विधवा के लिए, ठीक है। तो एक का दो आपका क्या है, सही है, ठीक है। और साथ में देखोगे तो 1829 में सती प्रथा को क्या किया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया, धारा 17 का प्रयोग किया गया, ठीक है, धारा 17 का प्रयोग करके सती प्रथा को क्या किया गया, प्रतिबंधित कर देगा। मैंने बताया था जब एस्पेक्ट में पढ़ा रहा था, तो इनके भाभी को सती होने के लिए प्रेरित किया जा रहा था, जिनका इन्होंने पुरजोर क्या किया था, विरोध किया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उल्टी नहीं। क्या? चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। वही में RRR।
ठीक है ध्यान, प्राचीन ग्रंथों का हवाला देखें, किसने समाज सुधार की पहल की। देखिए, आप समाज में बहुत बड़ा एक रेडिकल आप चेंज चाहते हैं तो आपके तर्क देने से नहीं होगा, किसी ने किसी का प्रूफ देना पड़ेगा। जैसे और कैसे होता है कभी कभी, जैसे इन्होंने अभी बोला सर, देखिए सर स्पेक्ट्रम में लिखा हुआ है जीनत महल साथ में नहीं थे, ठीक है, तो हम भी बोले एनसीईआरटी में तो जीनत महल दिए हुआ, एक तर्क हो गया किसी ने किसी का, ठीक है, आपके कहने से कुछ नहीं है, कोई कोई आधार होना चाहिए। जब इन्होंने जब सती प्रथा का बड़े पैमाने पर जब विरोध किया तो इन्होंने ये तर्क दिया कि तुम रामायण पलट के देख लो, तुम महाभारत पलट के देख लो, तुम चलो वेद को मानते हो तो वेद ही तुम पलट के देख लो, बताओ किस हिंदू ग्रंथ में, ठीक है, पति के मरने के बाद महिला को सती होने के लिए बताया गया, कोई ऐसा ग्रंथ है तो बताओ। तो इन्होंने समाज सुधार की पहल प्रारंभ की, ठीक है, साथ में किसके हवाला देके, तो ग्रंथों का हवाला देके। विधवा विवाह कानून किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित हुआ, 1856 में पारित हुआ था, कैनिंग अंदाजा होंगे। लगा लीजिए कौन होंगे, ठीक है, तो कौन हो जाएंगे, कैंगी के शासनकाल में, ठीक है। और इसके लिए जो थे, ठीक है, इसके लिए किसने बहुत अधिक प्रयास किया था, तो उनका नाम था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्या नाम है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे, बहुत बड़े समाज सुधारक कह लीजिए, इनके द्वारा ये भी बंगाल से आते थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब आते हैं लड़कियों के लिए स्कूल खोलने वाले सुधारकों में उनके क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर तो कहाँ चले जाएंगे, कोलकाता। फूले साहब महाराष्ट्र से आते थे। आर्य समाज की बात करेंगे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे तो पंजाब। पंजाब हो जाएगा। अब भोपाल की बेगम की बात करेंगे तो इन्होंने अलीगढ़। अलीगढ़ में किया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये सब ने महिलाओं की शिक्षा के लिए बल दिया है, ठीक है। और ज्योतिबा फूले, उनकी पत्नी का नाम था सावित्री बाई फूले, क्या नाम था, सावित्री बाई फूले, ठीक है। ये माली समुदाय से आते थे, ठीक है, क्या आते थे, माली समुदाय से आते थे, ठीक है, माली, इसीलिए नाम में फूले लगा हुआ है, ठीक है। इनको संत का दर्जा दिया गया है, ठीक है, सब स्पेक्ट्रम में पढ़ा दिया था मैं। अब आते हैं आगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ताराबाई सिंधे ने स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब लिखी, ठीक है, तो ये भी सही है आपका, ताराबाई सिंधे ने, ठीक है, स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब लिखी थी, बिल्कुल ठीक लिखी थी, ठीक है। पंडिता रमाबाई ने हिंदू धर्म में उपस्थित लगभग सभी जातियों की हिंदू महिलाओं को दुर्दशा पर किताब लिखा, नहीं, ठीक है, ये सभी जातियों पे नहीं लिखी थी, ठीक है, ठीक है। ऊंची ऊंची हिंदू जातियों के महिलाओं पे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, सभी जाति पे नहीं, क्योंकि महिलाओं की स्थिति खराब थी, कहाँ पे खराब थी, ऊंची जाति में, ठीक है, ऊंची जाति में महिलाओं की स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी, ठीक है। समाज में जो कुरीतियां जो थी बंगाल में, वो ऊंची जाति के महिलाओं में ही ज्यादातर विद्वान थी, ठीक है। और ताराबाई सिंधे ने स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब प्रकाशित की थी, तो बिल्कुल ये सही है, ठीक है। दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि संस्कृत की महान विद्वान पंडिता रमाबाई ने ऊंची जाति की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पे किताब लिखी थी, और उन्होंने पुणे में एक विधवा गृह का भी स्थापना किया था, ठीक है। और वहां पे जो ससुराल में जो अत्याचार झेल रहे जो महिला जो होते थे, उनको रहने के लिए वहां पे उन्होंने जगह वगैरह बनवाई थी, ठीक है। बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, बाल विवाह निषेध, ठीक है, 1929 में बाल विवाह निषेध जो था, ठीक है, पारित हो गया, जिसमें बोला गया था भाई साहब 16 साल की लड़की, ठीक है, 16 साल की लड़की और 18 साल का, ठीक है, 18 साल का लड़का, ठीक है, ध्यान में रखें, 16 साल की लड़की और 18 साल का लड़का से कम उम्र के, ठीक है, बच्चियों का बच्चे का अगर विवाह होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, तो वो क्या माना जाएगा, बाल विवाह माना जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखना है। इनको क्या किया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 1829 में क्या हुआ था, इरविन के शासनकाल में इसको, ठीक है, क्या किया गया था, ठीक है। इसके लिए एक बहुत अधिक योगदान जो किया गया था, हरिविलास शारदा का भी कुछ योगदान था इसमें, ठीक है। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के परमहंस मंडली का गठन कब हुआ, पढ़ा दिया था कल के क्लास में, आप लोग को याद होगा, 1840 में परमहंस मंडली का मतलब गठन किया गया था, ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। जाति उन्मूलन के लिए काम करती थी, बंबई में काम करती थी, और ये एक तरह से गुप्त सभा थी। परमहंस मंडली कैसी थी, गुप्त थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं 55 नंबर, जातीय आंदोलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने पश्चिमी भारत में की, ठीक है, तो ध्यान रखिए पश्चिमी भारत में नहीं किया था, इन्होंने मध्य भारत में किया था। कहाँ पे किया था, मध्य भारत में किया था, ठीक है। पूर्वी बंगाल में हीरादास ठाकुर ने मतुआ पंथ में चंडाल काश्तकारों के बीच में काम किया, बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखेंगे।
ये चंदाल काश्तकार जो थे, ध्यान में रखिएगा, मुख्यतः मतलब बात करेंगे तो काफी नीच मतलब समझे जाते थे। मतलब चंडाल जो थे ना, मतलब जो अनटचेबल जो थे, अछूत जो थे, उससे भी जो नीचा होते थे उनको चंडाल कहते थे, ठीक है। मतलब अछूतों से भी जिनकी खराब स्थिति जो थी उनको क्या बोला जाता था, चंडाल बोला जाता था, ठीक है। मुख्यतः चमड़ा वगैरह का काम करने वाले जो थे वो चंडाल थे, मतलब अछूतों से भी उनकी खराब स्थिति थी। उसमें हीरादास ठाकुर ने, मतुआ पंथ ने चंडाल काश्तकारों के बीच में मतलब क्या किया था, काम किया था। तो केवल दो स्टेटमेंट क्या है सही आपका। औरु जाति, ओरु मतम, और देम, मनुष्यायन, मानवता ही एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर की जो कथन की बात करेंगे तो नारायण गुरु का है। किसका है, किसका स्टेटमेंट है, तो नारायण गुरु का ये स्टेटमेंट है, ठीक है। ये केरल से आते थे। कहाँ से आते थे नारायण गुरु, केरल से आते थे। ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र से आते थे। सावित्रीबाई फुले इनकी पत्नी ही थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हीरादास ठाकुर की बात करेंगे तो ये बंगाल से आते थे। कौन से बंगाल, तो पूर्वी बंगाल से आते थे। आवाज बहुत आने लगा क्लास में, ठीक है, माइक बंद कीजिए, इनका खटखट कर रहा है। गुलाम गरी पुस्तक के लेखक की बात करेंगे। गुलाम गरी पुस्तक के लेखक कौन है, तो गुलाम गरी पुस्तक का लेखक आप लोग जानते हैं किसने, ज्योतिबा फुले ने इस पुस्तक को लिखा था, ठीक है। किसने लिखा था, ज्योतिबा फुले। सुरभि कट कर आइए, ठीक है। और कब लिखा था, 1873 में, ठीक है। ध्यान रखें, ज्योतिबा फुले के द्वारा इनको पुस्तक को लिखा गया था, ठीक है। प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई, प्रार्थना समाज की स्थापना की बात 1867 में की गई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना, ठीक है, किसने, 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने किया था। किसने किया था प्रार्थना समाज की स्थापना, आत्मारंग पांडुरंग ने किया था, ठीक है। ये भी जाति बंधन के खिलाफ काम करती थी। भारत में आर्म्स एक्ट किस पर पारित हुआ था, भारत में आर्म्स एक्ट जो था लिटन के समय में 1878 में पारित हुआ था। कब हुआ था, 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया, जहां पे भारतीयों को अपने पास हथियार रखने के लिए अधिकार को छीन लिया गया। लाइसेंस प्रणाली का विकास किया गया, जो कि अभी तक चलता। हथियार आप ऐसे नहीं रख सकते, ठीक है। अमेरिका में हथियार रखना आम बात है, भारत में हथियार रखना आम बात नहीं है, ठीक है। इसलिए बच्चे अमेरिका में देखेगा स्कूल वगैरह में बंदूक बंदूक लेके चले जाते हैं। इलबर्ट बिल लागू करने के समय ने निम्नलिखित कथनों में विचार किया। 1883 में सरकार ने इलबर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। इस बिल के जरिए भारतीय अखबारों पे प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया। नहीं, ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इलबर्ट बिल जो था रिपन के समय में आया था। इसमें क्या था, भारतीय न्यायाधीश, भारतीय न्यायाधीश भी, ठीक है, ब्रिटिश को सजा सुना सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको व्हाइट विद्रोह हो गया। क्या हो गया, व्हाइट विद्रोह हो गया। ब्रिटेन में सबके सब जो थे रिपन के मतलब क्या हो गया, खिलाफ हो गया। तो एक मतलब निम्न लोग, भारतीय ब्रिटिश को कैसे सजा सुना सकता है, ठीक है। और इसको लेकर इस विधेयक को वापस ले लिया गया। इस घटना के बाद अंग्रेजों की असली रवैया का पता चलता है। रिपन को भी बुलाया जाता है और रिपन भी इस्तीफा दे देता है, ठीक है। रिपन एकमात्र ऐसा भारतीय था, मतलब ऐसा गवर्नर वायसराय था जिनके बारे में भारतीय बहुत अच्छे शब्द से याद करते हैं। रिपन को भारतीय मतलब भारतीय वायसरायों में, ठीक है, जो ब्रिटिश भारतीय वायसराय में सबसे अधिक सम्मान प्राप्त है, ठीक है, रिपन और माउंटबेटन का। कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने मुंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला किया। सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। संगठन में प्रारंभिक नेता दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के सदस्य रह चुके थे। बिल्कुल 1892 से लेकर 1895 तक ब्रिटिश संसद के सदस्य रहे थे। ये लिबरल पार्टी से चुने जाते थे, ठीक है, लिबरल पार्टी से फिन्सबरी से चुनाव जीते थे, ठीक है। ये सब स्टेटमेंट आपको नहीं दिया हुआ उसमें, लेकिन याद कर लीजिए, पूछा जाएगा। कहाँ से चुनाव जीते थे, तो फिन्सबरी से ही क्या करते थे, चुनाव जीतते थे, ठीक है। कहाँ से, तो फिन्सबरी से ही क्या करते थे, चुनाव जीते थे, ठीक है, फिन्सबरी से, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सेनावृत्त ब्रिटिश अफसर ए.ओ. हुम, ठीक है, कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान रहा, ठीक है। ये आईसीएस अधिकारी थे, साथ में पक्षी वैज्ञानिक थे। क्या थे ये, पक्षी वैज्ञानिक थे। कहाँ से संसद आते, कहाँ से ये अधिकारी थे, तो ये थे आपके कहाँ के, ये थे आपके इटावा के थे। कहाँ के थे, इटावा के थे, उत्तर प्रदेश में पड़ता है इटावा, ठीक है। तो इसका सारे के सारे स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है, ठीक है। स्वराज की मांग सर्वप्रथम किसने की थी, स्वराज की मांग सर्वप्रथम की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्वराज की मांग किया गया था। सॉरी, क्या नाम है इनका, स्वराज की मांग की बात करेंगे तो सबसे पहले किसके द्वारा, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था, तिलक, बाल ठीक गंगाधर है, तिलक। तिलक ने किया था, जो कि क्या था, गर्मपंथी थे, ठीक है। गर्मपंथी तिलक होगा। जी के द्वारा किया गया था, जो कि गर्मपंथी थे, ठीक है। अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के पीछे क्या तर्क दिया, तो उन्होंने बोला भाई साहब प्रशासनिक सुविधा के अनुसार कह रहे हैं, बंगाल इतना बड़ा हो गया है ना, जो कि हमसे चला ही नहीं जा रहा। सही बात है, अगर पूरा ब्रिटेन को अगर जोड़ देंगे ना, तो भी बंगाल उससे 7 से 8 गुना बड़ा होता, पूरा ब्रिटेन को जोड़ने के बाद। बंगाल अभी का मतलब पूरा लगभग बांग्लादेश, पूरा मतलब पश्चिम बंगाल, पूरा मतलब बिहार,
पूरा मतलब झारखंड, ओडिशा, उड़ीसा, पूरा असम, मतलब हाँ छत्तीसगढ़, ओडिशा मतलब पूरा मतलब क्या झारखंड, इतना बड़ा मतलब क्या था बंगाल था। तो प्रशासनिक सुविधा के आधार पे हमने बंगाल का बंटवारा किया है, ठीक है वो कहा। लेकिन अंग्रेजों की सही मानसा क्या थी, तो अंग्रेजों की मानसा यह थी कि भाई किसी भी तरह बंगाल में जो राष्ट्रवाद का जो उदय जो हो रहा, उस राष्ट्रवाद के उदय का मतलब क्या करना, तो उसको मतलब क्या करना, समाप्त करना, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी बंगाल में राष्ट्रवाद के उदय की वजह से वो काफी अधिक पहले भी परेशान रहे थे, फिर देख रहे थे कि नए स्तर का राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है, तो उसको दबाना चाहते थे। 1970 में घटित रूसी क्रांति के प्रमुख रूप में कौन सा विचार निकलकर सामने आया, ठीक है। तो भाई साहब रूसी क्रांति ने आपको देखेंगे तो ध्यान रखें समाजवाद का विचार दिया था, ठीक है। कम्युनिज्म जिसको कहते हैं समाजवाद, ठीक है। सोशलिज्म कम्युनिज्म का विचार जो था रूसी क्रांति का था, ठीक है। 1919 के पश्चात राष्ट्रीय आंदोलन में जन भागीदारी बढ़ाने का निम्नलिखित में से क्या कारण थे। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात महंगाई में तेजी बढ़ोतरी परिणाम के रूप में जनता तंत्र, ठीक है। रूसी क्रांति भी ठीक थी, गांधी जी के सत्याग्रह और अहिंसा, सारे के सारे स्टेटमेंट की बात करेंगे, ऑल स्टेटमेंट ट्रू, ठीक है। किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। सबके सब रीजन थे जो कि यहाँ पे 1919 के पश्चात राष्ट्रीय आंदोलन में जन भागीदारी में एक व्यापक वृद्धि देखी गई, ठीक है। अब आते हैं आगे, ठीक है। अब आते हैं किधर, आते हैं आगे आते हैं, ठीक है। रॉलेट एक्ट के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को ज्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। रॉलेट एक्ट के विरोध में शुरू किया गया रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था, ठीक है। ये भी सही है, ठीक है, ध्यान रखेंगे दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में कमीशन बनी थी जो कि मतलब भारतीय का अभिव्यक्ति को बंद करना था। इसमें किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके 2 साल तक कैद करके रखा जा सकता था, कि नहीं 2 ईयर्स तक कैद कर सकते थे, ठीक है। और साथ में आपको ध्यान में क्या रखना है, ये 1917 में बनी थी, ठीक है। और 1919 में इसको लागू कर दिया गया था भारतीयों पे, 1917, इसी के बाद जालियांवाला बाग हाँ हत्याकांड। 1919 में लागू हुआ था, बन पहले ही गया था ये, ठीक है। 1917-18 के आसपास बना था, 1919 में सब पे लागू किया था। इसी वाले को लेकर जलियांवाला में विद्रोह हो रहा था, जहाँ पे जलियांवाला हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, डॉक्टर सफेदुन को और सत्यपाल किचलू को, ठीक है। 2 नेता को गिरफ्तार किया, एक नेता जो थे सिख थे, एक नेता मुसलमान थे, ठीक है। असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, विचार कीजिए, ठीक है। यह खिलाफत आंदोलन के बाद प्रारंभ हुआ, फिर भी दोनों एक साथ जोड़ दिया गया, ठीक है। बिल्कुल खिलाफत आंदोलन के बाद में प्रारंभ होता असहयोग आंदोलन, लेकिन दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया। असहयोग आंदोलन की मांग मुख्य स्वराज थी, ठीक है। इसमें बड़ी मात्रा में सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार किया गया, उपाधि लौटाई गई, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, ठीक है। तो सारे के सारे स्टेटमेंट सही है, क्योंकि खिलाफत आंदोलन के बाद प्रारंभ हुआ, फिर दोनों को एक साथ क्या किया गया, जोड़ दिया गया। और खिलाफत मूवमेंट असहयोग आंदोलन 7 साल में चलता है, ठीक है। असहयोग का नेता भी मतलब क्या गांधी जी को घोषित किया जाता है दिल्ली में हुए सभा के बाद। असहयोग आंदोलन की मुख्य मांग थी स्वराज थी। गांधी जी ने बोला सके सब कुछ अगर ठीक चलेगा तो हम लोग को साल भर के अंदर ही में ही क्या मिलेगा, स्वराज मिल जाएगी। गांधी जी ओवर एक्साइटेड थे, क्या था। अब चलेंगे बड़ी मात्रा में सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार किया गया, बच्चे को बोला गया स्कूल छोड़ दिया गया, कॉलेज छोड़ दिया गया, उपाधि की लौटा दी गई, जो भी सरकारी नौकरी करने वाले लोग थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। सारे के सारे स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है, किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं है। विदेशी कपड़ों के बड़े पैमाने पर बहिष्कार किया गया था। सर विदेशी कपड़ों की होली तो क्या कहता है बंगाल विभाजन के समय चलाई गई थी ना। नहीं, असहयोग आंदोलन के दौरान पे विदेशी कपड़ों पे गजब का बहिष्कार किया था। बंग विभाजन, ठीक है, बंगाल विभाजन के दौरान विदेशी कपड़ों का होली केवल बंगाल में चला। कहाँ पे चला, केवल बंगाल में चला। इस विद्रोह को व्यापक पैमाने पे, ठीक है। और बात करेंगे तो क्या नाम था इनका, तिलक वगैरह लोग जो थे सब व्यापक पैमाने पे पूरे भारत में चलाना चाहते थे। इसलिए 1907 के अधिवेशन में मतभेद हो जाता है और कांग्रेस में फूट पड़ जाती है, ठीक है। क्योंकि कांग्रेस लोग जो थे उसको बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे। उन लोगों का कहना था अगर चलाना ही तो पूरे भारत में चलाओ। लेकिन जब गांधी जब आए तो उन्होंने पूरे भारत में एक साथ चलाया। और खास करके विदेशी कपड़ों की होली जलाने में महिलाओं की भूमिका बहुत ज्यादा थी। होता क्या था, क्या कहते हैं, जितने भी लोग जो थे सबके सब क्या कहते हैं, घर में क्या करते थे, प्रतिदिन जाते थे और सबको बोलते थे आपके पास कोई कपड़ा है दे दीजिए, कोई विदेशी कपड़ा, उनको लेकर जमा करते थे। एक जगह तय की जाती थी से आज यहाँ पे मतलब क्या कहते हैं होली जलाया जाएगा, होलिका जलाया जाएगा। सभी लोग वहां पे इकट्ठा होते थे और जाके मतलब क्या करते थे, सारे कपड़े को जला देते थे। इस दौरान महिलाएं जो थी शराब की दुकान पे मतलब धरना तक देती थी। महिलाओं को शराब की दुकान पे धरना देने में बहुत अधिक भूमिका थी, ठीक है। बिहार में तो शराब का बिक्री इतना कम हो गया था
कि विदेशी मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को इश्तेहार भी छपाना पड़ा था, जिसमें कुछ लोगों को, ऐसे लोगों का एग्जाम्पल दिया गया जो लोग शराब पीने वाले थे, काफी अधिक सफल थे। जैसे नेपोलियन का नाम लिया गया था, वो शराब पीता था, काफी अधिक सफल था। ठीक है, उसके बाद न्यूटन का नाम बताया गया, वो बहुत अधिक शराब पीता था लेकिन काफी अधिक सफल था। तो ऐसे कुछ सफल लोगों का नाम रखाया गया, तो ये लोग शराब पीने के बावजूद इतने सफल है। तुम लोग गांधी के कहने पे शराब पीना बंद कर दिए, क्योंकि ब्रिटिश के राजस्व में काफी अधिक कमी आ गई थी। ठीक है, तो ऐसी घटना बिहार में हुई थी। ठीक है, ये प्रश्न बीपीएससी ने बाजाप्ते के साथ पूछ रखा है। पंजाब में सिखों ने अकाली आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? अकाली आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था, ध्यान रखिए, अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारा में जमे बैठे भ्रष्ट जो मठाधीश जो थे, उनको मतलब क्या करना, हटाना। और इसी पार्टी के, यही में अकाली मूवमेंट चलाया गया। और यहाँ पे इसी को देखते हुए इसी के आसपास अकाली दल का भी गठन किया गया, क्योंकि अकाली दल अभी आप पंजाब में जो देखते हैं, इसी के समय में अकाली दल का मतलब क्या हुआ था, गठन हो गया था। ठीक है, जो कि अभी भी एक राजनीतिक पार्टी भी है। 1929 में पारित पूर्ण स्वराज प्रस्ताव के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित किया गया, गलत है। इस प्रस्ताव के आधार पर 26 नवंबर 1930 को पूरे देश भर में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ठीक है, तो नवंबर डाल के यहाँ पे गलती कर दिया है। ठीक है, क्योंकि नवंबर के जगह पे यहाँ पे क्या होगा, जनवरी होगा। क्या होगा, जनवरी होगा। ठीक है, 1929 वाला सुभाष चंद्र वाला नहीं थे, चच्चा थे, चच्चा नहीं, चच्चा थे। ठीक है, ध्यान रखिए, दोनों का दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाए, गलत होगा कि 26 जनवरी 1930 होगा, 26 नवंबर नहीं। और यहाँ पे नेहरू जी की जगह क्या नाम है, सुभाष चंद्र बोस की जगह पे क्या होंगे, चच्चा होंगे। ठीक है, तो दोनों के दोनों 39 स्टेटमेंट क्या होगा, नंबर पे गलत हो सुभाष गया। चंद्र बोस। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलते हैं 1938 वाला अधिवेशन की अध्यक्षता, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, नेहरू इनकी सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। सुभाष चंद्र बोस ने। भगत सिंह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भगत सिंह ने वर्ष 1924 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो इसमें केवल भगत सिंह की भूमिका की बात करेंगे तो नहीं थी। ठीक है, इसमें भगत सिंह के अलावा मुख्य भूमिका की बात करेंगे तो आजाद साहब के माना जाता है। ठीक है, भगत सिंह थे शायद, लेकिन इन्हों 28 में के, सर भगत सिंह आएंगे, ठीक है, मैंने नाम चेंज होगा उस समय। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, बिल्कुल ठीक है। ये 1928 में आएंगे। ठीक है, क्या आएंगे, 1928 में आएंगे। ध्यान रखिए, चंद्रशेखर आजाद जो थे, इसमें क्या थे, भगत सिंह थे। ठीक है, और उनके सहपाठी थे। ठीक है, तो दिल्ली वाला में क्या था, 1928 में आएंगे। इस समय HR, ठीक है, ए के जगह पे एक और भी बीच समय HR ऐसे बनेगा, क्या बनेगा, हिंदुस्तान रिपब्लिक नहीं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, HSRA बनेगा। क्या बनेगा, HSRA। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये बनेगा। 1924 में जो कानपुर में जो स्थापना जो हुई थी, ठीक है, उसमें बात करेंगे तो उसमें भगत सिंह उस समय नहीं थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, उस समय भगत सिंह उसमें नहीं थे, उस समय आजाद थे, एक सचिंद्र सन्याल वगैरह जो थे वो लोग थे वहां पे। ठीक है, अभी फिलहाल ये नहीं थे। ठीक है, 17 दिसंबर 1928 को अपने साथियों के साथ सॉन्डर्स नामक, ठीक है, सॉन्डर्स नामक पुलिस की हत्या की, ये भी ठीक है। और 1929 में केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका। ठीक है, ये भी ठीक है। ये एक्चुअली में मारना जो था, सॉन्डर्स को मारने का प्लान नहीं था, मारना किसी और का था। ठीक है, मारा कौन जाता, सॉन्डर्स। किसको मारना था, जो बम फेंकना था, मारने के लिए ही ना, लाला लाजपत राय नहीं, का बदला लेने के लिए मारा सॉन्डर्स को था। मारने का प्लान नहीं था। सॉन्डर्स तो वहां पे SSP था ना, ये जूनियर पुलिस ऑफिसर, मारना था सीनियर का, उसका नाम कुछ और था। लेकिन सॉन्डर्स मारा जाता है। एक्चुअली में क्या होता है ना, सब पहचानने में ये लोग गलती कर देते हैं, लेकिन भगत सिंह तो पहचान जाते हैं। सॉन्डर्स वो जिसको मारने आए थे वो नहीं था, लेकिन अब अंतिम समय में जो प्लान चेंज करेंगे, गोली चलाने के लिए तैयार रहता है, तो भगत सिंह भी प्लान नहीं चेंज करते। ठीक है, बोलते ठीक है मारो इसी को, सॉन्डर्स बेचारा मारा जाता है। लेकिन मारने जो आता है पुलिस अधिकारी का नाम जो होता है कुछ और होता है, अब गूगल करो पता चलेगा। लेकिन सॉन्डर्स को मारने का प्लान इन लोग का नहीं रहता है, सॉन्डर्स बेचारा मारा जाता है। हालांकि ये इसकी भी करदानी कम नहीं थी। और एक भारतीय पुलिस, एक भारतीय जमींदार टाइप का ऑफिसर जो था वो भी मारा जाता है। रीजन क्या था ना, तो मार के जब ये लोग भागा ना, तो वो बहुत देर तक ये लोग का पीछा कर रहा था। अब भगत सिंह लोग बार बार बोल रहे थे तुमसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, तुम वापस जाओ वापस जाओ, लेकिन वो गधा जो था बार बार इनका पीछा कर रहा। मजबूरी में भारतीयों को भी इनको मारना पड़ता था। एक्चुअली में 2 लोग मारा जाता है, एक सॉन्डर, एक वो जो था हवलदार जो था वो भी मारा जाता, लेकिन मारना जो था किसी और को था। ठीक है, आई थिंक आप चेक करोगे तो मिल जाएगा उसको। ये 17 दिसंबर 1928 की घटना हुई थी। ठीक है, लाहौर में हुआ था नहीं, कराची में। लाहौर। इसमें मारना था थोड़ी, पब्लिक सेफ्टी के लिए बम फेंका था।
अरे ये थोड़ी ना है, ये तो पब्लिक सेफ्टी में 1929 में बम भेद लाला राजपत राय की हत्या के वजह से सॉन्डर्स की हत्या हुई थी। ठीक है, 2-3 स्टेटमेंट सही है। नाम बताइए क्या था जिसका मारना ये लोग प्लान करता था, गूगल कीजिए मिल जाएगा। ठीक है, नाम एक्चुअली मैं अभी भूल गया हूँ, गूगल करके नाम बताइए मिल जाएगा। ठीक है, मारना उसी का प्रोग्राम था लेकिन मार किसी और को देता हेनरी क्विंटल बिन क्विंटल था क्या? क्या? नहीं नहीं, हेनरी क्विंटल नहीं। ठीक है, आप कहीं आप चेक कीजिए ना, मुजफ्फरपुर वाला 1928 में आप 1928 में लाहौर का एसएसपी चेक कीजिए ना, मिल जाएगा। एसपी चेक कीजिए ना, ये तो एसएसपी था, जूनियर अधिकारी था, एक रैंक पीछे था उससे। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन के संबंध, राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित, ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कौन सही है। 35 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से था तो प्रधान दिया। सही है, 35 में चुनाव हुआ, 5 में 11 में 7 काम किया। ठीक है लग रहा है तुम्हें? सभी लोग बताइए। फर्स्ट वाला सुन। ठीक है, 1935 का बात करेंगे। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रांत की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया। बिल्कुल, प्रांत में स्वतंत्रता दे दिया गया, केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया गया। ठीक है, 1937 में प्रांतीय विधायकों में चुनाव में 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की जीत हुई थी। ठीक है, तो दोनों को दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, 7 प्रांतों में जीत हुई थी, 8 प्रांतों में सरकार बनाया था। ठीक है, एक जगह गठबंधन की सरकार इनकी बनी थी। ठीक है, तो दोनों को दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, दोनों को दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे। सही है, ठीक है, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ गए? आप चलते हैं आगे, इसका पता ही क्या होगा। 40 कोई था ना, 14वीं याद आ गई। 1940 में लिख के लाहौर, पाकिस्तान अधिवेशन। लिख के लाहौर साहब। इस पास मुस्लिम की गठन कब किया गया था बताइए? मांग किया 1940 में किया। कहाँ पे किया गया था, सो बताइए कहाँ पे? लाहौर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो किस वर्ष मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र राज्य की मांग करते हुए एक प्रस्ताव को पारित किया था? ये पाकिस्तान का, ये कराची था ना, ये लाहौर था ये? लीग का लाहौर था। ठीक है, एक बार देखना पड़ेगा, आई थिंक कराची लाहौर था ये। अधिवेशन 1940 ही होगा सर। लाहौर अधिवेशन 1940। हाँ, मांग किया था। ठीक है सर, लीग का लाहौर ठीक है, लाहौर ही है। ठीक, हाँ एकदम। चलिए, सुभाष चंद्र बोस के समय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये नेहरू जी के साथ थे नहीं है, समाजवादी में। तो सही है, सही है। ठीक है, ध्यान में रखना है, वे समाजवादी विचार वाले थे। ठीक है, वे आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। ठीक है, दोनों को दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे। सही है, ठीक है। हालांकि कुछ दिन तक अगर बात करें सुभाष चंद्र बोस और नेहरू जी के ऊपर थोड़ा सा कम्युनिज्म का भी भूत सवार था, बाद में ये लोग सुधर जाते हैं। ठीक है, तो दोनों मिलकर पार्टी बनाया था ना, वो कौन सा नेशनल? थोड़ा सा कम्युनिज्म का भूत था शुरुआती दौर में, बात करेंगे तो कम्युनिज्म का भूत था, क्योंकि ये लोग जो थे, ठीक है, थोड़ा सा मतलब रशिया वगैरह घूम कर आए थे। ठीक है, देखिए उसका नाम था स्कॉट। क्या नाम था उसका? स्कॉट की हत्या करने का ये लोग का प्लान था। ठीक है, अभी मुझे याद आया, SSP स्कॉट। ठीक है, स्कॉट को मारने का प्लान था। ठीक है, लेकिन मारा कौन जाता? सॉन्डर्स मारा जाता। ठीक है, लेकिन सर लाठीचार्ज तो सैंडर्स ने करवाया था ना। अरे स्कॉट ने आदेश दिया था, सॉन्डर्स ने थोड़ी ना लाठीचार्ज करने का आदेश दिया था। पढ़िए ना आप, स्कॉट ने दिया था लाठीचार्ज करने का। सीनियर अधिकारी स्कॉट था, ये सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस था, SSP था वहां का ये स्कॉट। ठीक है, सॉन्डर्स उसका जूनियर था। मारने लोग स्कॉट को गए, ठीक है, लेकिन स्कॉट को देखा कोई नहीं था, केवल भगत सिंह ने ही देखा था और किसी ने नहीं देखा था। मतलब भगत सिंह का काम क्या था से भाई, क्या करना से गोली चलाने के लिए लोगों को मतलब वो करना, मतलब पहचानने के बाद लोगों को इजाजत देना सर, ठीक है, यही है, इसको देख के मारो। अब सभी लोग पूरा प्लान कर चुके थे, सिर्फ मारना है स्कॉट को। और जब वहां पे पहुंचे तो भगत सिंह से बोला गया सिग्नल देने के लिए। अब अंतिम समय में छोड़ भी नहीं सकते थे, ठीक है, इसलिए भगत सिंह ने तो पहचान गए से भाई ये स्कॉट नहीं है, सॉन्डर्स है, लेकिन फिर भी भगत सिंह को कहना पड़ा से इसको मारो। ठीक है, मार दिया। वो वहीं पे बाइक से था, गिरा वहां पे। और उसके बाद एक क्या नाम है उसका, एक जो भारतीय जो था, जो हवलदार था, देख लिया ये लोग को मारते हुए। अब ये लोग गाड़ी से थे, मोटरसाइकिल से ये लोग भी थे, भागे ही पीछे से। ठीक है, वो पीछे से इनका पीछा कर रहा था। मजबूरन में 2 से 3 बार वार्निंग दिया गया से तुम चले जाओ, तुमसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। देखो अंतिम तो पीछा कर रहा था, तो बाद में उसको भी मारना पड़ा। ठीक है, तो सॉन्डर्स भी मारा गया और क्या नाम है उसका, वो हवलदार भी मारा गया। लेकिन प्लान जो था मारने का, प्लान स्कॉट को मारने का था। चलिए, भारतीय इतिहास में दर्ज बर्बर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, ठीक है, तो ध्यान रखिए कब हो गया था? डायरेक्ट एक्शन डे जिसको बोलते हैं, जहां पे डायरेक्ट एक्शन डे के बाद जिन्ना के द्वारा भड़काऊ भाषण दिया गया
और क्या होता है, सभी जगह पे राइट उत्पन्न हो जाता। बंगाल में राइट जो था बड़े पैमाने पर चला, क्योंकि बंगाल में राइटर जो थे जो कि मतलब राइट जो चलाने वाले जो थे, ठीक है, उनका सहयोग किसको था, बंगाल में लीग का जो मुख्यमंत्री था जिसका नाम सोहराब जी, क्या नाम था, सोहराब जी, उसका मतलब क्या था, योगदान दिया गया था। ठीक है, तो सरकार उसी का था, इसलिए दंगाबाजी तो थे बंगाल में एकदम खुल के मतलब क्या कर रहे थे, दंगाई का काम कर रहे थे। ठीक है, ये बाद में जाके सोहराब नाम क्या था, सोहरावर्दी की सरकार थी, सोहराब जी कहते थे, सोहरावर्दी की सरकार थी। ये आगे चल के देखेंगे तो ये आपको पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भी बनता, उस समय बंगाल का ये मुख्यमंत्री हुआ करता था। मॉन्टेस्क्यू के समय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पुस्तक का नाम द स्पिरिट ऑफ लॉज, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक की रचना की थी। ठीक है, इन्होंने पृथककरण का भी सिद्धांत दिया था। किसका, पृथककरण का सिद्धांत भी दिया था। ठीक है, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन जो हम लोग पढ़ते हैं ना, सत्ता का विकेंद्रीकरण, ठीक है, उसके मॉन्टेस्क्यू का थ्योरी था। इस पुस्तक में सत्ता के शक्ति के विभाजन की बात की गई थी, जो बात बता रहे हैं नीचे ही तो दिया ही था। ठीक है, अब क्या करते हैं, सत्ता के शक्ति का अभी संघीय व्यवस्था पढ़ा रहे, क्या है, सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया, बांटा गया है, तो किसमें था, द स्पिरिट ऑफ लॉज से ही लिया गया है। तो ये सब अभी हम लोग को आसान लगता है, लेकिन कभी ये जिस समय द स्पिरिट ऑफ लॉज में जब ये बात लिखी गई तो लोग आश्चर्यचकित हो गए, भाई जो राजा के शक्ति को कैसे किसी को बांट देंगे। तो उस समय इस थ्योरी को बोला गया यूटोपिया। क्या बोला गया, यूटोपिया, यूटोपियन बोला गया ऐसे लोगों को। ठीक है, जो कि ऐसी कल्पना करते हैं जो कि कभी होना संभव ही नहीं है। जो लोगों ने उस समय लोकतंत्र की बात की, डेमोक्रेसी की बात की, उसको बोला गया यूटोपियन। अब यूटोपियन जैसे कि अभी मैं बोलूं से एक समय आएगा इंसान के पंख निकल आएंगे, इंसान भी उड़ेगा, तो हमको बोला जाएगा यूटोपियन सोसाइटी, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे आज से 50 साल पहले, अगर आज से 50-100 वर्ष पहले कोई बोलता था इंसान उड़ सकता है आकाश में प्लेन में बैठ के, तो लोग कहता है यूटोपियन सोसाइटी को ऐसा कभी संभव नहीं है। तो उसी समय स्पिरिट ऑफ लॉज में इनको यूटोपियन कहा गया कि कैसे किसी राजा के शक्ति को बांटा जा सकता है। लेकिन उसी समय, ठीक है, सत्ता के शक्ति के विभाजन की बात जो थी स्पिरिट ऑफ लॉज में मॉन्टेस्क्यू ने की थी। फ्रांस की नेशनल असेंबली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1791 के संविधान में कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंपा गया। ठीक है, नेशनल असेंबली की बैठक बहुत दिन से नहीं हुई थी, लेकिन उस समय मतलब 1791 में बहुत 25 यहाँ पे मतलब क्या कानून बनाने की जिम्मेदारी इनको सौंपी गई नेशनल असेंबली को। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले नागरिकों को वोट देने का अधिकार था। ठीक है, ये 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार नहीं था। जिनके पास संपत्ति वगैरह जो होता था, जो कर वगैरह चुकाते थे, टैक्स वगैरह चुकाते थे, उन्हीं को था। 25 वर्ष तो सीमा तो थी, लेकिन ठीक है सभी नागरिकों का नहीं था, पुरुष से था। वो भी पुरुष में भी कौन से पुरुष, जो टैक्स देते थे, संपत्ति था, उनको दिया गया। संपत्ति की राशि तय की गई थी, इतनी की संपत्ति होना चाहिए, तो सबके पास नहीं था। ठीक है, जो कर देते थे उनके पास क्या थी, ठीक ठाक संपत्ति थी, उनको ये अधिकार दिया गया था। ठीक है, तो तीसरा नंबर स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फ्रांस के राष्ट्रगान के संबंध में, ठीक है, बात करेंगे। ठीक है, तो फ्रांस की राष्ट्रगान का नाम मार्सिले है। बिल्कुल, ये पहली बार स्वयंसेवकों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया गया। ठीक है, क्या होता है ना, अंदर में कानून बन रही, ठीक है, नेशनल असेंबली जो थी कानून बना रही थी। ठीक है, नेशनल असेंबली ने गलत बता दिया, स्टेट जनरल, क्या बोलते हैं उसको, स्टेट्स जनरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसके, स्टेट जनरल जो थी कानून बना रही थी। ठीक है, स्टेट जनरल जो थी कानून बना रही थी। यह कानून जो था ना, इस तरह का कानून बन रहा था, जो कर लगाया जा रहा था फिर से किनके ऊपर, समाज के वैसे लोगों के ऊपर कर लगा रहा था जो पहले से करके बोझ में दबे हुए थे। इसीलिए किसी जो तीसरे वर्ग के लोग जो थे, ठीक है, तीसरे वर्ग के लोग थे, थर्ड स्टेट के जो लोग थे, उन्होंने क्या क्या बहिष्कार कर दिया। और वहां पे एक जो थी, ठीक है, टेनिस कोर्ट थी। ठीक है, क्या करे, टेनिस कोर्ट में थी, टेनिस कोर्ट जानते हैं जहाँ पे टेनिस खेला जाता है, वहां पे चले जाते हैं। उन लोगों ने बोला से हम अपना संविधान जो थे खुद ही बनाएंगे। ठीक है, इसी को बोला जाता है टेनिस कोर्ट ऑफ ओथ कहा जाता है, जहां पर उन्होंने टेनिस के कोर्ट में शपथ ली, तो हम लोग आज से अपना संविधान खुद बनाएंगे। स्टेट जनरल की बैठक का इन्होंने बहिष्कार किया। तीसरे वर्ग के लोग जो थे, जब राजा को जब ये बात पता, लुईस 16 को जब ये बात पता चली, तो उन्होंने सेना को मार्च कर दिया। स्टेट जनरल से जो टेनिस कोर्ट के ओथ में जो लोग जो बैठे हुए थे, उनको मार के भगाने का आदेश दिया, उनको किसी भी तरह से उनको कूटो और भगाओ उनको। ठीक है, जब ये बात जब जनता को पता चली, तो जनता जो थी टेनिस कोर्ट ऑफ ओथ में जो शपथ जो चल रहा था, तीसरे स्टेट के लोग थे, उनके समर्थन में मतलब क्या कि बड़ी भीड़ जो थी गांव की तरफ से बढ़ते हुए चली आई। ठीक है, और जब वो गांव की तरफ से जब लोग जब आ रहे थे, तो क्या गा रहे थे, वह मतलब मार्सिले गा रहे थे। ठीक है, ये सबके सब गांव के तरफ के जो भीड़ जो थे, ये मतलब पेरिस की तरफ आ रहे थे। ठीक है, इसी को बोला गया, ठीक है, मॉब ऑफ पेरिस, मतलब पेरिस का भीड़ इसको बोला गया। ठीक है,
ये लोग जो थे किसके समर्थन में आ रहे थे? टेनिस कोर्ट में जो शपथ जो चल रहा था इनके समर्थन में आ रहे थे, ठीक है। इन लोगों ने अपना संविधान बनाया। जब यहाँ पे देखा फ्रांसीसी सेना ने देखा, गांव के बहुत सारे लोग जब यहाँ पे चले आ रहे हैं, इस सबके से मतलब क्या हुआ, भाग गए, ठीक है। तो इतिहास के संबंध में एक घटना बहुत ही महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। इस घटना को टेनिस कोर्ट ऑफ ओथ के नाम से जानते हैं, ठीक है। फ्रांस में 3 वर्ग थे। एक वर्ग में आते थे पादरी वर्ग आते थे, ठीक है, जिनके पास सबसे अधिक संपत्ति थी, जमीन इनके पास था। टैक्स ये कितना देते थे? 0। दूसरे वर्ग की बात करेंगे तो इसमें इलाइट क्लास आते थे, जिनको सामंत बोलते थे, ठीक है। सामंत वर्ग बोलते थे। कलर्गी आते थे, ठीक है। सामंत ये भी टैक्स 9 के बराबर देते थे, ठीक है। इन सबके पास जो था फ्रांस का 80% संपत्ति थी। अब इनकी जनसंख्या बहुत कम थी, लेकिन संपत्ति 80% थी। अब 20% में बेचारे आते थे थर्ड स्टेट के लोग, जिनको बुजुर्गा वर्ग कहते थे। आम लोग थे, इसमें डॉक्टर थे, किसान थे, क्लर्क थे, पढ़ने लिखने वाले लोग थे। इनके ऊपर कर का बोझ बहुत ज्यादा था। और फ्रांस जो था ऑलरेडी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में फंसा हुआ था, तो इसलिए अब इनको देखेंगे तो इनको बहुत अधिक पैसे की आवश्यकता थी, तो न्यू कर लगाना था। ऐसे कंडीशन में जब यहाँ पे जनरल स्टेट की बैठक जब बुलाई गई, तो पादरी ने बोला से हम कर नहीं देंगे, कलर्गी ने बोला से हम कर नहीं देंगे, तो सारा फिर से इन्हीं के ऊपर कर देने की बोझ डाली गई। तो इन लोगों ने मतलब क्या किया, बहिष्कार किया, सभा का बाहर आ गया, टेनिस कोर्ट में आ गया। इन्होंने अपना कानून खुद से बनाया। इतिहास की ये प्रमुख घटना थी। उसी समय जो लोग जो थे इनके समर्थन में जो मार्सिले गाते हुए आए, और वही मार्सिले आगे चल के फ्रांस का मतलब क्या बन गया, राष्ट्रगान बन गया, ठीक है। यूरोपीय समाजवाद के संदर्भ में निम्नलिखित विचार के समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे। बिल्कुल विरोधी थे भाई। समाजवादी जो थे निजी संपत्ति का समर्थन नहीं करते हैं। उनका मानना है संपत्ति जो है समाज का है, ठीक है। संपत्ति समाज का है, जैसे संपत्ति पे क्या होना चाहिए, सबका अधिकार होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए 10 रुपया अगर है, तो 10 रुपया समाज में अगर 5 लोग है, तो 5 लोग है 2-2 रुपया दो। ऐसा नहीं कि मतलब 10 रुपया किसी एक आदमी का, बाकी लोग उसमें काम कर रही है। समाजवाद का थ्योरी कम्युनिज्म का थ्योरी है, ठीक है, जो कि आगे चल के मतलब जो थे कार्ल मार्क्स लेकर आएंगे, ठीक है। कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम समाजवाद का ही दिन है। बिल्कुल सामाजिक उद्यम होना चाहिए, ठीक है, सामूहिक उद्यम होना चाहिए। मार्क्स का मानना था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। बिल्कुल मार्क्स का मानना औद्योगिक समाज जो है क्या है, पूंजीवादी समाज है, ठीक है। तो मजदूरों की हक की बात करते थे। अब आते खूनी रविवार की घटना, ठीक है। खूनी रविवार की घटना, ये आप जाओगे इतिहास पढ़ोगे तो उसमें खूनी रविवार की घटना जो है सो आपको रशियन रेवोल्यूशन से, रूस की क्रांति से, ठीक है। क्या होता है रूस की क्रांति में, क्या होता है ना, मतलब रूस में कीमत बहुत अधिक बढ़ गई थी, खाने के लिए लोगों के पास रोटी तक नहीं थी। इसीलिए एक वर्ग जो था, ठीक है, वेतन वृद्धि हो चुका था, कार्य स्थिति में सुधार की मांग करने के लिए, ठीक है, मजदूर का जो कार्य को मतलब क्या करने, कम करने के लिए, इन सब के लिए जार से मिलने जा रहा था, ठीक है, जार से। तो जार ने जब देखा ना सब बहुत बड़ी संख्या में जब उनके तरफ आ रहे हैं, तो वो घबरा गया। उसने अपने सेना को गोली चलाने के लिए आदेश दे दिया। और इस कंडीशन में बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे बुजुर्ग जो थे मारे गए। उस समय जो थी, ठीक है, रविवार का दिन था, इसलिए इस घटना को इतिहास में खूनी रविवार का मतलब बात के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यह घटना 1970 में घटी, जब मजदूरों, ठीक है, मजदूरों का एक दल जार के महल के सामने विरोध प्रदर्शन करने के लिए पहुंचा था, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, मजदूर कार्य अवधि घटाकर 8 घंटे करने, वेतन वृद्धि और कार्य स्थिति में सुधार करने की मांग करे थे। सत्य कथन की चयन करें, मुझे तो दोनों, ठीक है। ये यहाँ पे नहीं गया था, जार से तो मिलने जा रहा था, लेकिन जार के नहीं। महल पे नहीं गया था, ठीक है। विंटर पैलेस के पास में गया था, विंटर पैलेस बोलते हैं, ठीक है। जार का 2-2 महल था, ठीक है, जार का 2-2 महल था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और विंटर पैलेस जो था वहां पे गया था। लेकिन घटना ये 1917 की नहीं है, ठीक है। ये घटना कब की है, 1905 की है। 1905 में खूनी रविवार की घटना होती है। 1917 में रूसी क्रांति शुरुआत हो जाती है, ठीक है। तो खूनी रविवार की घटना जो था 1905 में हुआ था। इस समय अगर बात करेंगे ना, 100 से ज्यादा लोग जो थे मारे जाते हैं, ठीक है, और लगभग 300 लोग से अधिक लोग मतलब क्या होते हैं, घायल होते हैं। इस घटना को इतिहास में खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। विंटर पैलेस, ठीक है, जार के 2-2 महल थे, इसमें से विंटर पैलेस की घटना है। जर्मनी में आर्थिक संकट से निकलने का अमेरिकी सरकार ने कौन सी योजना बनाई, ठीक है। तो इस योजना को ध्यान में रखेंगे, इसको कौन सा, डॉप्सन रूजवेल्ट योजना। अभी हम कुछ दिन पहले हम इसके बारे में, ठीक है, बात भी की, डॉप्स योजना के नाम से जानते हैं। हालांकि रूजवेल्ट जो था अमेरिका में न्यू डील पॉलिसी लेकर आया था।
अब यहाँ पे क्या हुआ, तो जर्मनी सरकार जो थी काफी अधिक दिक्कत में थी, उसने क्या किया, मार्क को छाप दिया। ठीक है, मार्क को छाप दिया, बड़ी संख्या में मार्क को छाप दिया। जब बड़ी संख्या में मार्क को जब छाप दिया तो इसमें मार्क की, ठीक है, उस समय करेंसी क्या था, मार्क था उस समय। मार्क की वैल्यू काफी अधिक गिरी, इतनी स्थिति खराब हो गई, एक ट्रक पैसा देने पे एक डबल रोटी आता था, इतनी वैल्यू मतलब मार्क की गिर गई थी। ठीक है, और सामान की कीमत इतनी, उच्च इन्फ्लेशन था वहां पे। वहां पे एक योजना बनी, इसको डॉब्स योजना के नाम से हम लोग जानते हैं। रूजवेल्ट योजना जो था, अमेरिका को आर्थिक संकट से कैसे बाहर लेकर आया, इसके लिए रूजवेल्ट योजना था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो इस तरीके से 80 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए। 20 प्रश्न करंट के हैं, जो कि मैं करंट का प्रश्न नहीं करवाता, 80 प्रश्न मैंने करवा दिया। आई थिंक बेनिफिशियल रहा होगा और समझ में भी चीजें आ गई होगी। ठीक है।